हेलो 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 हेलो। हेलो 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 हेलो। हेलो 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 हेलो। ओके। श मेरे फ़ोन में एक बार मैं ओपन कर लूँ। पहले तो मुझे बताइए ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? एवरीबॉडी पहले मुझे बताइए ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? आपको सब ठीक से दिख रहा है क्या? फिर मैं मेरे फ़ोन में एक बार ओपन कर लूँ इसको और फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? श कुछ 17 लोग ऑनलाइन हैं। रेडी? लेट्स गो। सबसे पहले आज हम मिसिंग लेक्चर्स के अंदर होल्ड शॉल आई रिकॉर्ड। ओके, हाय गाइस, गुड इवनिंग। सबसे पहले आज हम मिसिंग लेक्चर्स के अंदर रिकॉर्ड करने वाले हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट, और सेल ऑफ गुड्स एक्ट का मेजर पोर्शन मिसिंग था, दैट्स व्हाई आज हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट से शुरू करने वाले हैं। एक बार मुझे बताइएगा कि आई गेस हमारा अनपेड सेलर से बाकी है। अनपेड सेलर से कंटेंट बाकी था, एक बार मुझे सिर्फ कंफर्म कर दीजिएगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट का। अनपेड सेलर एंड आगे का कंटेंट हमारा बाकी था, ये चीज आपको मुझे कंफर्म करनी है अभी। फटाफट बताइएगा मुझे। हाय एवरीबॉडी, जितने भी लोग ऑनलाइन हैं, कुणाल, वरुण, शिवम, श्रेयस, वरुण, अदिति, राहुल, साहिल, शिवम, श्रेया, असीम, नीलेश, अदिति, भावेश, विवेक। सीए फाउंडेशन के मिसिंग लेक्चर लिखा है, टाइटल तो पढ़ो जिंदगी के अंदर पहले, बिना टाइटल पढ़े ही आगे क्या? सीए फाउंडेशन के मिसिंग लेक्चर की बात चल रही है यहाँ पे। बहुत बढ़िया। आई गेस अनपेड सेलर से हमारा कंटेंट बाकी था, तो हम अनपेड सेलर से ही शुरू करेंगे, जिससे आपको पूरा कंटेंट समझने में काफी ज्यादा मदद होगी, ठीक है? तो मुझे पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर चाहिए, कॉन्सेंट्रेट करना डबल ट्रिपल। रेडी? लेट्स गो। ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सीएस एग्जीक्यूटिव के कोर्सेज के लिए अली खान 1-2 महीने रुक जाइएगा, 1 आध महीने के बाद में ये प्रोसेस होगा, आपको इसी चैनल के ऊपर नोटिफिकेशन भी आएगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना। लेट्स गो। सो हेलो एवरीवन, हेलो अली खान, हेलो अशीमा, हेलो मिस सोनी, ठीक है? लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से। सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर हम हैं, और सेल ऑफ गुड्स एक्ट में हमारा बाकी था बच्चों अनपेड सेलर। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम अनपेड सेलर। रेडी? सबसे पहली बात तो व्हाट डू यू मीन बाय अनपेड सेलर? 2 वर्ड्स हैं यहाँ पे, ठीक है? आ जाइए। माँ शक्ति, मतलब लेक्चर शुरू करने के पहले ही पेन चलना बंद हो जाता है। कैसी जिंदगी है मेरी ये? सो
ये ऐसे अजीब चीजें नहीं बननी चाहिए यार, अनपेड सेलर। अजीब चीजें बन जाती है फिर लोग ऑब्जेक्शन उठाते हैं। अभी मिंत्रा का देख के तो मेरा दिल हिल गया यार, लोगो चेंज करना पड़ा। कोई मतलब इतना तो अपने को तो कुछ गंदा दिखा भी नहीं था उसके अंदर, कैसे पता नहीं लोगों को गंदा कैसे दिख गया उसके अंदर। एनीवेज आगे। सो अनपेड सेलर, अनपेड सेलर इसके अंदर दो वर्ड्स है, पूरा ध्यान मुझे बोर्ड के ऊपर चाहिए, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से। पहला वर्ड है अनपेड, मतलब जिसको पैसा नहीं मिला, जो पैसे के लिए दर दर भटक रहा है, इधर उधर भटक रहा है, हाथ फैला के मांग रहा है। और दूसरा है सेलर, मतलब जिसने गुड्स बेचे हैं, सिंपल एज दैट। तो इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल क्रिएट करते हैं, फिर देखते हैं कि इसके राइट्स क्या हो सकते हैं। लेट्स टेक अ टिपिकल एग्जांपल, लेट्स टेक अ टिपिकल एग्जांपल। समझो समझो सल्लू भाई ने, ठीक है, एक व्हाइट हिरन होता नहीं है, बट सल्लू भाई कुछ भी कर सकते हैं, तो सल्लू भाई कुछ भी कर सकते हैं, तो सल्लू भाई कुछ भी कर सकते हैं, तो हाँ हिरन। सल्लू भाई ने एक व्हाइट हिरन, स्प्रिंग बॉब, ब्लैक बक था ना एक, सल्लू भाई ने, ये हिरन है, रेडी, हाँ सल्लू व्हाइट है, ये व्हाइट। सल्लू भाई ने एक व्हाइट हिरन बेचा अभी को, ABHI अभी। सल्लू भाई जो भी चीज बेचनी है अभी कोई बेचते हैं, सल्लू भाई का फिक्स है जिंदगी में। सल्लू भाई ने एक व्हाइट हिरन बेचा, कोई कुछ नहीं, तुम्हारी ड्राइंग इससे अच्छी नहीं है, मेरे को मालूम है, नालायक को, मेरे ड्राइंग के ऊपर हंसने की जरूरत नहीं है तुमको, कतई नालायक लोग हैं, मेरे प्यारे नालायक को, ठीक है, बिल्कुल भी इसके ऊपर हंसने की जरूरत नहीं है, प्यारे नालायक को, पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर देना। सो सल्लू भाई ने एक व्हाइट हिरन अभी को बेचा। सल्लू भाई ने अभी को बोला कि ये व्हाइट हिरन तेरा रेयर था, व्हाइट हिरन कभी देखने को नहीं मिलता, जैसे व्हाइट टाइगर रहता है वैसे व्हाइट हिरन रहता है, आपने कभी देखा नहीं होगा, मैंने जरूर देखा है। अभी ने सल्लू भाई को प्रॉमिस किया था कि इसके लिए वो रुपए 10 लाख देंगे। कितने लाख देंगे बोले एक बार जोर से, 10 लाख। क्लियर है सब। सल्लू ने हिरन डिलीवर कर दिया अभी को, जिंदा या मुर्दा उसके बारे में हमें पता नहीं, क्योंकि सल्लू भाई का भरोसा नहीं है। तो सल्लू भाई ने अभी भाई को हिरन डिलीवर कर दिया। अभी भाई ने बदले में 10 लाख रुपए नहीं दिए। अब सल्लू इज अ सेल, बट सल्लू भाई को खुद का पैसा नहीं मिला, तो सल्लू इज अनपेड सेलर। वो सीरियल में नहीं का 2-3 बार बोलते हर बार, क्या वैसा वाला, सल्लू इज अनपेड सेलर। अब ये अनपेड सेलर अगर गुस्से में आ जाए तो ये क्या कर सकता है, इसके राइट्स हमें देखने हैं, ठीक है। तो यहां पे मैंने एक बहुत सुंदर सा चार्ट बनाया था जब लास्ट टाइम मैंने इसको पढ़ाया था, पता नहीं वो लेक्चर मेरे क्यों डिलीट हो जाती है इन्हीं टॉपिक के। इस बार तो मैं 3 बैकअप क्रिएट कर रहा हूं हर लेक्चर के, यहां पे रिकॉर्ड कर रहा हूं, कंप्यूटर में रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम हो रहा है, और साथ में मेमोरी कार्ड में भी रिकॉर्ड कर रहा हूं। इस बार अगर लेक्चर ये डिलीट हुआ ना बहुत मारूंगा, ये लास्ट लेक्चर में जब पढ़ाया था उसी का है ये, तो ये दोनों ही लेक्चर कॉन्ट्रैक्ट एंड के ही लेक्चर डिलीट हो जाते हैं। बच्चे मेरे नाम से चिल्लाना शुरू कर देते, फिर सर के लेक्चर डिलीट हो गए, सर के लेक्चर है ही नहीं, सर ने तो रिकॉर्ड ही नहीं किया। ये देखो डायग्राम, ये मैंने सपने में ड्रॉ करके नहीं रखा था, ये बच्चों के लिए ड्रॉ करके रखा था, नालायक लोग, ठीक है, लेक्चर रिकॉर्ड ही नहीं किए बोले नालायक, ठीक है। सो राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर देना। जो अनपेड सेलर होता है ना, उसका 2 चीजों के प्रति राइट होता है बच्चों, 2 चीजों के प्रति राइट होता है। पहला राइट होता है अगेंस्ट गुड्स। अगेंस्ट गुड्स मतलब सल्लू भाई का गुड्स के प्रति राइट क्या है, अगेंस्ट गुड्स मतलब सल्लू भाई का हिरन के प्रति राइट क्या है, जो चीज बेची उसके प्रति राइट क्या है। सल्लू भाई अगर उनके पोजीशन में गुड्स है, यहां तो हिरन उन्होंने डिलीवर कर दिया था, पर अगर सल्लू भाई के पोजीशन में डियर है, हिरन है, तो अगेंस्ट गुड्स सल्लू भाई उसको कैसे यूज कर सकते हैं, इसके खिलाफ का राइट्स, गुड्स के खिलाफ का राइट्स। और दूसरा होता है अगेंस्ट बायर, बायर के खिलाफ सल्लू भाई क्या कर सकते हैं, ठीक है, मतलब अभी के खिलाफ सल्लू भाई क्या कर सकते हैं। सो अगेंस्ट हिरन, हिरन अगर पोजीशन में होगा तो हिरन को कैसे हैंडल करेंगे, और अगर बायर है तो बायर के साथ क्या करेंगे। ये 2 राइट्स यहां पे अनपेड सेलर को मिलते हैं, सल्लू भाई को मिलते हैं, ठीक है। अगेंस्ट गुड्स के अंदर सबसे पहला है राइट ऑफ लीन। राइट ऑफ लीन मतलब गुड्स को डिपार्ट होने से बचाए। लीन मतलब पोजीशन का राइट, लीन मतलब रोक के रखने का राइट, लीन मतलब उस गुड्स को पकड़ के रखने का राइट, लीन मतलब उस गुड्स को ना छोड़ने का राइट, इसे कहते हैं राइट ऑफ लीन। राइट ऑफ लीन पहला होता है राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, जब गुड्स ट्रांजिट में है तो दूसरा राइट है, एंड राइट टू रीसेल द गुड्स ये तीसरा राइट है। पर ये तीनों राइट कब यूज किए जा सकते हैं, इसके लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन का रिक्वायरमेंट आपको कंप्लाई करना जरूरी है। जैसे राइट ऑफ लीन कब एक्सरसाइज कर सकते हैं, सबसे पहली बात, सबसे तूफान, सबसे जबरदस्त, सबसे जिंदाबाद बात,
ठीक है, मैं बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूं, मुझे बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना बच्चों। ठीक है, सबसे जबरदस्त बात, राइट ऑफ लीन मतलब गुड्स का पोजीशन रखने के लिए पहले तो गुड्स आपके पोजीशन में होना जरूरी है। गुड्स शुड बी योर ओन पोजीशन, सेलर के पोजीशन में गुड्स होना चाहिए। हिरन अगर सल्लू भाई ने अभिषेक के पास दिया है तो राइट ऑफ लीन नहीं हो सकता। राइट ऑफ लीन ये पोजीशन के ऊपर डिपेंड होता है। तुम्हारे पास जब पोजीशन है तो तुम पोजीशन को बचा के रख सकते हो ना। तुम्हारे पास जो है तुम उसको बचा के रख सकते हो, तुम्हारे पास जो नहीं है तुम उसको कैसे बचाओगे? जैसे तुम्हें अगर कोई लड़का लड़की पटाया है तो तुम उसको बचा के रख सकते हो। तुमने अगर किसी को पटाया नहीं, तुम्हारा जन्मजात स्टेटस झंड है, सिंगल नहीं, सिंगल कमिटेड कॉम्प्लिकेटेड दूसरे लोगों के लिए। सीए के बच्चों का स्टेटस सेपरेट होता है, झंड होता है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? सो जन्मजात अगर तुम्हारा स्टेटस झंड है, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जन्मजात तुम्हारा स्टेटस अगर झंड है तो ऐसे सिचुएशन में तुम बचा कैसे सकते हो? तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को कैसे बचाओगे? उसके लिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होना जरूरी है। तो अगर तुम्हारे हाथ में गुड्स नहीं है तो तुम राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज नहीं कर सकते। गुड्स का पोजीशन सेलर के पास होना चाहिए तो ही राइट ऑफ लीन हो सकता है। मतलब सल्लू भाई ने इधर जब हिरन बेचा तो हिरन का जो पोजीशन है वो सल्लू भाई के पास ही होना चाहिए। जब सल्लू भाई के पास ही हिरन का पोजीशन होगा, सल्लू भाई के पास ही हिरन पोजेस्ड होगा, सल्लू भाई ने इस हिरन को समझो एक रूम में बंद कर दिया। वैसा नहीं करना चाहिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के खिलाफ है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपको किसी भी हिरन को या किसी भी चीज को बेचने से मना करता है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? ये जस्ट फॉर एग्जांपल है। इस कार्यक्रम की सभी घटनाएं काल्पनिक है, इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। यदि घटना के साथ समानता होती है मात्र सहयोग कहा जाएगा। क्लियर है? तो आप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में उसको नहीं कर सकते। पर सल्लू भाई ने इस हिरन को खुद के पोजीशन में रखा है, एक बक्से में बंद करके रखा है या फिर एक पिंजरे में रखा है। वैसे करना नहीं चाहिए, बहुत बुरी बात है, पर सल्लू भाई का कोई भरोसा नहीं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? तो एक हिरन को अगर सल्लू भाई ने ऐसा करके रखा है तो ऐसे सिचुएशन में सल्लू भाई के पास इसका पोजीशन है। सल्लू भाई के पास इसका क्या है बोले एक बार? पोजीशन है। तो ऑब्वियस सी बात है कि सल्लू भाई के पास पोजीशन है तो राइट ऑफ लीन सल्लू भाई यहां पे एक्सरसाइज कर सकते हैं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? जोर से बोलो एक बार यस और नो। ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। उसके बाद में दूसरा, उसी के अंदर दूसरा पॉइंट, विदाउट क्रेडिट पीरियड आपने सेल किया है। सल्लू भाई ने बिना क्रेडिट पीरियड के सेल किया है या क्रेडिट पीरियड दिया था वो खत्म हो चुका है। क्रेडिट पीरियड मतलब सामने वाले को सल्लू भाई ने 10 दिन दिए थे पे करने के लिए, अब अभी ने 10 दिन में पेमेंट नहीं किया तो राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज किया जा सकता है। इफ क्रेडिट पीरियड इज एक्सपायर्ड, तो एक तो क्रेडिट पीरियड नहीं दिया है या क्रेडिट पीरियड खत्म हो चुका है तो ही जाके आपका राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज हो सकता है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? जोर से बोलो सुनो। कई सारे बच्चों को लगता है कि राइट ऑफ लीन में बायर अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो भी आप राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर सकते हो। नहीं, बायर इंसॉल्वेंट हुआ तो आप राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज नहीं कर सकते। राइट ऑफ लीन यहां पे एक्सरसाइज करना अलाउड नहीं है। राइट ऑफ लीन का सिंपल मतलब होता है राइट ऑफ पोजीशन। आप पोजीशन लेके रखिए तो पोजीशन आप एंजॉय कर सकते हो। ये चीज को आपने याद रखना है। राइट ऑफ लीन इज अ राइट ऑफ पोजीशन। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? जोर से बोलो सर नो। दूसरा, राइट ऑफ लीन के बाद में आता है राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? ये चीज को याद रखना। पहले तो राइट ऑफ लीन समझ में आया क्या? पोजीशन होल्ड करके रखने का राइट समझ में आया क्या? कमेंट्स में मुझे फटाफट बताइए। यहां डिस्कशन ना कीजिए, जितने मिसिंग लेक्चर है वो यहां पे अपलोड हो चुके हैं इसी चैनल के ऊपर। पिछले लेक्चर देखिए बेटा अंशु, ठीक है? यहां मैं पढ़ाते हो कोई कमेंट नहीं करेगा, किसी भी टाइप का, कितना भी इमरजेंसी हो कोई कमेंट नहीं करेगा। मुझे सिर्फ यहां पे कमेंट्स देखने के जो पढ़ाया है वो सही लग रहा है क्या, ठीक है? ये चीज को याद रखना। और जो मिसिंग लेक्चर है वो अपलोड हो रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। ऑलरेडी 2 लेक्चर्स अपलोड हो गए हैं, कॉन्ट्रैक्ट और कंपनीज एक्ट के। ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट का आखिरी लेक्चर है, ये चीज को याद रखना। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? जोर से बोलो सर ना। अच्छा, यह होने के बाद में दूसरा है राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। पहले तो आपको यह वर्ड समझना पड़ेगा, ट्रांजिट मतलब क्या? ट्रांजिट, ट्रांजिट का मतलब है सफर में, जो चीज सफर पे निकल चली है, सफर पे निकल चली है, सफर। सो ट्रांजिट का मतलब है सफर में, जो चीज सफर में निकल चली है, रास्ते में निकल चली है। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, तो ये सफर पर निकली हुई चीज है। इसका मतलब क्या है? तो इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं, बड़े अच्छे तरीके से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना। आजकल नया ट्रेंड आया है पेन ड्राइव वगैरह सेल करने का,
तुम लेक्चर वगैरह ऑर्डर करते हो पेन ड्राइव वगैरह के थ्रू, फिर आपकी बुक्स वगैरह आती है पेन ड्राइव वगैरह के थ्रू, तो एक एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं। समझो मैंने सीए इंटर, अभी तुम सीए सीपीटी पास कर जाओगे, सीए फाउंडेशन पास कर जाओगे, इंडिया नहीं, सीए इंटर, तुम सीए फाउंडेशन पास कर जाओगे जिंदगी के अंदर, फिर आओगे सीए इंटर पे। तुम सीए इंटर पे आओगे तो सीए इंटर पे बोलोगे दर्शन सर हमें सीए इंटर का लॉ पढ़ाओ, सीए इंटर का लॉ पढ़ाओ। मेरे को मालूम है अब सीए फाउंडेशन के लेक्चर मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट दिए थे, तो सीए इंटर का तुम मेरे पास पढ़ने के लिए आए, मैंने डिसाइड कर लिया मैं तुमको लूट मार कर लूंगा जिंदगी में, तुम्हारी पूरी जायदाद वसूल कर लूंगा सीए इंटर लॉ के कोर्स में। तो मैंने सीए इंटर लॉ के कोर्स की फीस रखी ₹10 करोड़, ₹10 करोड़ का एक कोर्स रखा सीए इंटर लॉ का, और वो भी ₹10 करोड़ का रिवीजन बैच, रेगुलर बैच भी नहीं, रेगुलर बैच 50 करोड़ का था, तो मैंने सीए इंटर लॉ का ₹10 करोड़ का बैच रखा। ठीक है, तुम बहुत बहुत पैसा है तुम्हारे पास में, तुम सीए बनने वाले हो, तुम करोड़पति थे, तुम 100-200 करोड़पति थे। ठीक है, करोड़ों का पैसा था तो तुम हवा भी पैसे से लेते थे तुम। ठीक है, अमीर लोग, तुम्हारे जैसे अमीर भगवान सबको बना, मैं क्या गरीब आदमी हूं, इसलिए मैं इतनी बड़ी फीस रखा। तो मैंने 10 करोड़ का यहां पे कोर्स रखा, सीए इंटर लॉ का 10 करोड़ का कोर्स रखा। तुमने हमारे वेबसाइट पर से सीए इंटर लॉ का कोर्स ऑर्डर किया तुमने सीए इंटर लॉ का कोर्स, ये तुम हो। ठीक है, दांत बाहर निकले हुए डेविल जैसे दिख रहे हो, थोड़ा सा ड्रैकुला ही जैसे दिख रहे हो, हे भगवान जान रहे हो। हाँ, ये तुम वैसे भी शैतानी हो लाइफ में, नालायक बच्चे। ठीक है, तो ये तुम हो। ठीक है, तुमने ऑर्डर किया सीए इंटर लॉ का कोर्स 10 करोड़ रुपए का। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, जोर से बोलो सो नो। मेरे पास 150 रुपए वो देंगे नालायक साहिल, कोई इंटर लॉ का कोर्स नहीं मिलेगा। 10 करोड़ मतलब 10 करोड़। ठीक है, लेट्स गो। सो यहां पे अगर मैं बोलूं तो सीए इंटर लॉ का तुमने कोर्स ऑर्डर किया और हमने तुमको कोर्स शिप कर दिया, और तुमको कोर्स जब शिप किया तो हमने तुमको पेमेंट का क्रेडिट पीरियड दिया था 2 दिन का, 2 डेज का क्रेडिट पीरियड था। लेट्स से बहुत बड़ा अमाउंट होता है 10 करोड़, तुमने स्टार्टिंग में इंस्टॉलमेंट भरा ₹50 का। ठीक है, 10 करोड़ का अमाउंट था, तुमने 50 रुपए भरे, बोले पहला इंस्टॉलमेंट में 50 रुपए का ही दूंगा। क्लियर है? दर्शन सर बहुत ओवर एक्टिंग करते, बोले नहीं तो ये 50 रुपए भी काट लूंगा। 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के, पता है तुमको? हाँ है ना। तो तुमने वैसे 200 का इंस्टॉल, तुमने 50 रुपए का इंस्टॉलमेंट भरा यहाँ पे, और तुमको हमने क्रेडिट पीरियड दिया 2 दिन का। 2 दिन में बचे हुए 9,99,99,950 रुपए तुमने बचे हुए 2 दिन में पे करने हैं। तुमने बचे हुए 2 दिन के अंदर, कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तुमने बचे हुए 2 दिन के अंदर बचा हुआ इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया, नो पेमेंट मेड। तुमने बचा हुआ इंस्टॉलमेंट 2 दिन में पे नहीं किया। हालांकि तुम्हारे बुक्स वगैरह जो थे तुम्हारे, सीए इंटर लॉ के बुक, सीए इंटर लॉ का रेगुलर बुक, सीए इंटर लॉ का क्वेश्चन एंड आंसर बुक, सीए इंटर लॉ का अदर मॉड्यूल, सीए इंटर लॉ के चार्ट्स, ये सब चीजें हमारे तरफ से निकल गई, और ये एक झुकझुक गाड़ी के थ्रू आपके पास पहुंच रही थी। एक कुरियर कंपनी ने झुकझुक गाड़ी में डाली। झुकझुक गाड़ी पता है ना, झुक्कू 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 झुक्कू। सो ये एक ट्रेन के थ्रू आपके पास पहुंचने वाली थी। ये झुकझुक गाड़ी है, ठीक है, और ये झुकझुक गाड़ी के चक्के, कंसेप्ट समझ में आया? तो ये झुकझुक गाड़ी के थ्रू ये आपके पास पहुंच रही थी। इसके अंदर आपका एक पार्सल पड़ा था बुक्स का, बुक्स के ऊपर बुक्स, बुक्स के ऊपर बुक्स, बुक्स के। जब मुझे पता चला कि दूसरे दिन बाद तुमने कोई इंस्टॉलमेंट नहीं भरी, मेरे को जैसे ही पता चला तुमने दूसरे दिन बाद कोई इंस्टॉलमेंट नहीं भरी, तुमने सिर्फ इस कोर्स के लिए 50 रुपए भरे हैं 10 करोड़ में से, और तुमने दूसरा इंस्टॉलमेंट 2 दिन के अंदर नहीं भरा, हालांकि बुक्स झुकझुक गाड़ी में निकल चुके हैं, तो मेरे को लगा नहीं, ये कोर्स तुमको मिलना नहीं चाहिए सीए इंटर लॉ का। तो मैं भागते भागते गया, दौड़ते दौड़ते गया झुकझुक गाड़ी के सामने। हाँ, मैं दौड़ रहा हूं, देखो मैं झुकझुक गाड़ी के सामने दौड़ते दौड़ते गया, ये भाग रहा हूं, दौड़ते दौड़ते गया और झुकझुक गाड़ी के सामने खड़ा हो गया कि गाड़ी रोको, सीए इंटर का कोर्स बाहर नहीं जाएगा। तो मैं रेलवे ट्रैक के ऊपर उतर गया। मैं बोला गाड़ी रोको, मैं झुकझुक गाड़ी जाने नहीं दूंगा, यहां सीए इंटर लॉ का कोर्स मैं जाने नहीं दूंगा बच्चों का। इस बच्चे ने सिर्फ 50 रुपए का इंस्टॉलमेंट पे किया है। अब ये जो गुड्स है ये ट्रांजिट में है, ये मैं भागते भागते ट्रेन को ओवरटेक करके ट्रेन के सामने खड़ा हो गया। मैं बोला जाने नहीं दूंगा, बचे हुए 9,99,99,950 रुपए बाकी है। मैं बोला एक और जाने नहीं दूंगा मैं, और मैं झुकझुक गाड़ी के सामने खड़ा हो गया। मैं बोला नहीं, मेरे आंख पर से गाड़ी चली जाएगी, मैं कोर्स नहीं जाने दूंगा। झुकझुक गाड़ी को रुकना पड़ा मेरे को देख के।
जुग जुग गाड़ी रुक गई, मैं पूरे लाल कलर के कपड़े पहन के खड़ा था, इसलिए देखो आज भी लाल शर्ट पहना है, तो जुग जुग गाड़ी, यही शर्ट पहन के खड़ा था तो जुग जुग गाड़ी रुक गई। जो साउथ इंडियन मूवीज में नहीं होता क्या, जुग जुग गाड़ी रुक जाती है। एक साउथ इंडियन मूवी देखा, मेरा दिमाग खराब हो गया। वो आदमी ऐसे ट्रेन के सामने खड़े रहता है, ऐसे ऐसे लात मारता है, ऐसे ऐसे हाथ मारता है और बोलता है पीछे तो रेलवे रिवर्स जाना शुरू हो जाती है, रिवर्स गियर में रेलवे। मतलब अरे क्या करते हैं साउथ इंडियन मूवी में, कैसे नशे कर रही है पता नहीं जी, कौन सा नशा करता है चल रहा है साउथ इंडियन मूवी में। एनीवेज, तो मैंने जुग जुग गाड़ी रोक दी। अब मैंने क्या किया है, ये मैंने ये स्टॉपेज इन ट्रांजिट किया है, मैंने ये स्टॉपेज इन ट्रांजिट किया है। मैं भागते भागते गया, जुग जुग गाड़ी को रोका, उसके ऊपर जो हमारे गुड्स थे मैंने उसको रोका। दिस इज अ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ट्रांजिट में जो गुड्स है उसको रोका। अब प्रैक्टिकली ऐसा करना जरूरी नहीं है, मैंने अगर मेरे कुरियर कंपनी वाले को फोन कर दिया रहता तो कुरियर वाला भी उसको रोक सकता था, लेकिन यहां तुमको समझाना जरूरी था, स्टॉपेज इन ट्रांजिट फिजिकली दिखाना जरूरी था, इसलिए मेरे को जुग जुग गाड़ी के सामने आना पड़ा। तो उनको पढ़ाने के लिए मेरे को जुग जुग कितना क्या क्या करना पड़ता है, कल जाके प्लेन के सामने आना पड़ेगा, ट्रक के सामने आना पड़ेगा, ऐसी चीजें मत कराओ जिंदगी में मेरे से, ठीक है। तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट मतलब जो ट्रांजिट में गुड्स है उसको हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज को याद रखना। तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट कौन कर सकता है बच्चों, अनपेड सेलर कर सकता है। स्टॉपेज इन ट्रांजिट कौन कर सकता है, गुड्स के साथ कर सकता है, जब गुड के साथ दूरियां बन चुकी है, गुड्स के साथ दूरियां बन चुके थे, गुड्स जुग जुग गाड़ी में थे, मैं मेरे घर पे था, जब मेरे को पता चला इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया तो मैंने गाना गाया सबसे पहले, ये दूरिया 9,99,999,950 रुपए का कोर्स जुग जुग गाड़ी में, और मैं इधर क्या कर रहा हूं, तो मैंने गाना गाया पहले ये दूरिया और फिर जाके मैंने गाड़ी को रोका। सो गुड्स के बीच में और सेलर के बीच में ये दूरियां होनी चाहिए, ये दूरिया इन राहों की दूरिया, ये दूरियां बननी चाहिए, तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट होगा। अगर गुड्स तुम्हारे ही पास है तो राइट ऑफ लीन बन जाएगा, लेकिन गुड्स तुमसे दूर चले गए हैं तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट बनेगा। तुमने कई सारी मूवीज देखी होगी जिस मूवी के एंड पे हीरो या हीरोइन प्लेन में बैठ जाते हैं, पर हीरो भागते 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 उस प्लेन के सिक्योरिटी को क्रॉस करता है, पुलिस को क्रॉस करता है, सबको क्रॉस करता है, एक ऐसा पुलिसमैन भी मिल जाता है जो बिना सिक्योरिटी चेक के उसको जाने देता है और एरोप्लेन में जाके वो लड़की को उतार के लाता है। ऐसी मूवी भी तुमने देखी होगी, होता है ना ये बहुत सारे बॉलीवुड मूवी में कि भाई प्लेन टेक ऑफ कर चुका है पर वो हीरोइन को खींच के नीचे लगाता है। कैसे नशे करते हैं, मेरे को कभी सिक्योरिटी से पैर डालने नहीं दिया, जैसे मैंने पैर डालने की कोशिश की डंडे मारना शुरू कर दिया था पुलिस ने मेरे को। ये कैसे मूवी बनाते हैं जिंदगी में, और ये आते कहां से ऐसे पुलिस वाले जो जाने देते हैं लायक, इन्हीं की वजह से प्लेन हाईजैक वाईजैक के किस्से होते हैं। तो ये भी स्टॉपेज इन ट्रांजिट है, जब तुम तुम्हारे प्यार को एरोप्लेन से वापस लेके आओ वो भी स्टॉपेज इन ट्रांजिट है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ ना, वो भी स्टॉपेज इन ट्रांजिट ही है। तो ये भी स्टॉपेज इन ट्रांजिट है, तुम में और तुम्हारे लोगों के बीच में दूरियां बननी चाहिए। जब दूरियां है तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट है, तुम्हारे पास ही गुड्स है तो काय का स्टॉपेज इन ट्रांजिट, वो तो राइट ऑफ लीन हो गया ना। स्टॉपेज इन ट्रांजिट के लिए ट्रांजिट में जाने तो दो प्यार को, प्यार जब स्टॉपेज, प्यार जब ट्रेन में बैठेगा, प्यार वो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल वाले दुल्हनिया, उसमें काजोल एंड में शाहरुख खान को रोकने की कोशिश करती है, काजोल एंड में शाहरुख खान को रोक ही लेती है। हे भगवान, कितने लोग फोन करते हैं जिंदगी में, एक स्टोरी के बीच में उनको समझ में नहीं आता। हाँ, सो काजोल शाहरुख खान को रोकने की कोशिश करती है ट्रेन में, स्टॉपेज इन ट्रांजिट, तुम दूर होने चाहिए तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट होता है। सो इन ट्रांजिट आप स्टॉपेज करोगे, और इसके लिए ना एक बहुत इसेंशियल कंडीशन है, इसको मैं स्टार मार्क करना चाहूंगा, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार। इसको हम कहते हैं इंसोल्वेंट। इसको हम क्या कहते हैं बोले एक बार जो से, इंसोल्वेंट, बायर इंसोल्वेंट होना चाहिए। यहां बायर इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए लीन में, पर स्टॉपेज इन ट्रांजिट में बायर इंसॉल्वेंट होना मस्ट है। मतलब जब मैं ट्रेन के सामने खड़ा हुआ तो ऐसे ही नहीं खड़ा हुआ, जान देने के लिए नहीं खड़ा हुआ, मेरे को मालूम था, मेरे दिमाग में ये चीज आई थी। क्या चीज आई थी मेरे दिमाग में कि भाई जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट इंसॉल्वेंट हो चुका है, स्टूडेंट इज इंसॉल्वेंट, ये मेरे दिमाग में आया था, मैंने देखा था कि स्टूडेंट इज इंसॉल्वेंट है, मेरे को पता चला था तब जाके। अगर तुम इंसॉल्वेंट नहीं हो तो मैं यहां ट्रेन को रोक नहीं सकता था, मैं क्या पागल हूं ट्रेन के सामने कूदने के लिए? तो मैं ट्रेन के सामने क्यों? क्योंकि मेरे को मालूम था स्टूडेंट इंसॉल्वेंट हो चुका है। वैसे भी तो अभी भी तुम इंसॉल्वेंट ही हो ना, अभी भी तुम इंसॉल्वेंट नहीं हो क्या? तुम्हारी लाइबिलिटी तुम्हारे एसेट से ज्यादा, एक बार चेक कर लो जिंदगी के अंदर। मैंने इंसॉल्वेंसी का मीनिंग बताया था तुमको, ये चीज को याद रखना। तो यहां बायर इंसॉल्वेंट होना चाहिए। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो ही स्टॉपेज इन ट्रांजिट वर्क करता है। ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? नेक्स्ट आगे तीसरा राइट है जो गुड्स है। देखो राइट ऑफ लीन हो गया, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट हो गया। तीसरा राइट है राइट टू रीसेल द गुड्स। यहां बायर गुड्स को रीसेल, यहां सेलर गुड्स को रीसेल कर सकता है, ठीक है, रीसेल कर सकता है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? सो रीसेल कैसे करेगा? गुड्स अगर पेरिशेबल नेचर का है, नोटिस आपने बायर को दी है, फिर भी बायर कोई भी पेमेंट नहीं करता है रीजनेबल टाइम में, तो ऐसे सिचुएशन में
ये अज्यूम किया जाएगा कि भैया ये सब्सटेंस ओवर फॉर्म है, रियलिटी विल प्रिवेल ओवर लीगैलिटी, और सेलर गुड्स को रीसेल कर सकता है। मतलब यहां पे जो सलमान खान ने अभिषेक बच्चन को हिरन बेचा है, अगर अभी इसको नहीं लेता तो सलमान खान इसको ऐश्वर्या राय को भी बेच सकता है। बेच सकता हो, सलमान खान है, ऐश्वर्या राय को भी बेच सकता है, बोले तुम्हारे पति ने पैसा नहीं दिया तुम दे दो। क्लियर है? राइट टू रीसेल द गुड्स, थर्ड पार्टी को आप गुड्स रीसेल कर सकते हो बिकॉज ओरिजिनल बायर ने इसके लिए पैसा नहीं दिया है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले सर ना। तो मैं चाहूंगा कि पहले आप अगेंस्ट गुड्स वाले राइट लिख के रखिए फटाफट। गो फॉर इट फास्ट, मैं 2 मिनट देता हूं, फटाफट लिख लीजिए। और समझ में आया क्या, समझ में आया क्या मुझे जरूर बताइए। गो फॉर इट फास्ट। चल डन है एवरीबॉडी? हो गया सबका? हो गया कोई? देखना हो गया तो बता देना फटाफट। चलो डन है एवरीबॉडी? चलो डन है एवरीबॉडी? हाँ कुछ क्वेरी है, कंसेप्ट क्वेरी है तो पूछ सकते हो साहिल, अदरवाइज नहीं। डन? हो गया सबका? लेट्स गो। ओके, ये चीज होने के बाद में अब हम बढ़ रहे आगे। राइट ऑफ स्टॉपेज इन, राइट ऑफ गुड्स के 3 पार्ट हमने देख लिए। अब हम जाते हैं राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, राइट ऑफ गुड्स के बाद में राइट अगेंस्ट बायर के खिलाफ। ठीक है, बायर के खिलाफ कौन कौन से राइट्स है, अभी के खिलाफ मिस्टर सल्लू के कौन कौन से राइट्स है, सल्लू मिस्टर अभी के खिलाफ क्या क्या कर सकते हैं। पहला, मिस्टर सल्लू मिस्टर अभी के ऊपर सू फॉर प्राइस कर सकते हैं। सल्लू अभी के ऊपर, सल्लू विल स्यू अभी फॉर द पर्पज ऑफ प्राइस, सल्लू विल स्यू
अभी फॉर द पर्पज ऑफ प्राइस, प्राइस के लिए सल्लू अभी के ऊपर सू नहीं कर सकता, नालायक, केस कर सकता है, बोलो सू कर सकता है, बोले नालायक। कितने बेकार लोगों ने जिंदगी के अंदर सल्लू विल सू अभी फॉर प्राइस मींस अभी के ऊपर सल्लू केस कर सकता है फॉर द पर्पज ऑफ प्राइस, सू नहीं कर सकता, नालायक लोग। ठीक है, पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर देना, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से। सो प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड नॉट टू बायर, पहले तो प्रॉपर्टी बायर को ट्रांसफर नहीं किए। निग्लेक्ट और रिफ्यूज टू पे द प्राइस, बायर ने प्राइस पे करने से निग्लेक्ट कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। रिकवर द प्राइस ऑफ द गुड्स प्लस डैमेजेस प्लस लीगल एक्सपेंसेस, क्या क्या रिकवर कर सकता है इसको मैं थोड़ा मार्क करना चाहूंगा। प्राइस ऑफ गुड्स रिकवर करेगा सल्लू भाई, डैमेजेस रिकवर करेगा सल्लू भाई, लीगल एक्सपेंसेस रिकवर करेगा, वकील का, काले कौवे का जो फीस आता है वो सब यहां पे रिकवर किया जाएगा। क्लियर है कंसेप्ट। दूसरा, मिस्टर सल्लू, मिस्टर अभी के ऊपर जो केस करेगा, सू नहीं करेगा, जो केस करेगा मिस्टर सल्लू विल सू मिस्टर अभी। तो ये जो मिस्टर सल्लू ने मिस्टर अभी के ऊपर किया है केस, उसके अंदर वो डैमेजेस भी मांग सकते हैं। कौन कौन से डैमेजेस होते हैं, अब ये सी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के डैमेजेस है जो मैंने पेंडिंग रखे थे, इन डैमेजेस को मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, इन डैमेजेस को अभी आपको पढ़ाऊंगा, बड़े अच्छे से बोर्ड पे ध्यान देना, डैमेजेस सुनना। पहले डैमेजेस होते हैं स्पेशल डैमेजेस, दूसरे डैमेजेस होते हैं विंडिकेट डैमेजेस, तीसरे डैमेजेस होते हैं नोमिनल डैमेजेस, चौथे डैमेजेस डिटोरियोरेशन, पांचवे डैमेजेस लिक्विडेटेड डैमेजेस, छठवा पेनल्टी एंड सातवां इंटरेस्ट। ये 7 टाइप के डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, स्पेशल, विंडिकेट, नॉमिनल, डिटोरियोरेशन, लिक्विडेटेड, पेनल्टी एंड इंटरेस्ट। अब ये 7 डैमेजेस देखने के लिए आपको, ये 7 डैमेजेस समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो मेरे साथ साथ चलिए बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट में फटाफट फटाफट एवरीबडी, तुरंत से भी पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सब जोन आएंगे यहां पे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पूरा ध्यान मुझे बोर्ड पे चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मैंने जानबूझ के सभी डैमेजेस रोक के रखे थे, अभी मैं वो सब डैमेजेस यहां पे खोलूंगा। ठीक है, सबसे पहले डैमेजेस के ऊपर आते हैं। पहला डैमेजेस स्पेशल डैमेज। व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल डैमेज? जो ऑर्डिनरी नहीं है, कोई स्पेशल है, समवन स्पेशल। समवन स्पेशल मतलब तुम्हारे एक्स वाई की बात नहीं कर रहा हूं, जिंदगी में डैमेजेस की बात चल रही है। समवन स्पेशल बोलने का लगे सपनों में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, समवन स्पेशल, ध्यान देना बोर्ड पे। लेट्स गो। Where a party to contract receives a notice of a special circumstances affecting a contract, he will be liable not only for damages arising naturally and directly from the breach but also for the special damages. फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, समझने में आपको आसानी होगी। हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है, सूट फॉर डैमेजेस में पेज नंबर है हमारे बुक का 5.39 पे है। हम स्पेशल डैमेजेस पेज नंबर है 5.39। जरा बोर्ड के ऊपर ध्यान देना, स्पेशल डैमेजेस के लिए एग्जांपल दे दूं, पूरा ध्यान बोर्ड पे चाहिए। रेडी, लेट्स गो। समझो, मिस्टर तैमूर ने, तैमूर तो पता ही होगा, मिस्टर तैमूर ने, तैमूर वही छोटा बच्चा, मिस्टर तैमूर ने बेचा डिओड्रेंट, डिओ, मिस्टर तैमूर ने डिओड्रेंट बेचा। डिओ होता है ना ऐसा। मिस्टर तैमूर ने डिओड्रेंट बेचा नौरा फतेह अली खान को। नौरा, नौरा पता है ना, हाय गर्मी है, लगे एकदम इमेजिन हो गया होगा, हाय गर्मी याद आया होगा। तो नौरा फतेह अली खान, नौरा, नौरा को ड्रॉ करना है। नौरा, ये नौरा फतेह, हाई गर्मी वाली स्टेप कर रही है ना वो। अरे ये हाई गर्मी वाली स्टेप है ना यार, तुम हंसो मत जिंदगी के अंदर। दिस इज हाई गर्मी वाली स्टेप, हाई गर्मी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? हाई गर्मी वाली स्टेप में नौरा फतेह अली खान, हाई गर्मी वाली स्टेप में ही तो याद आती है ना जिंदगी में। ये हाई गर्मी वाली स्टेप है नौरा फतेह अली खान की, हाई गर्मी। ठीक है, पूरा ध्यान मुझे बोर्ड के ऊपर चाहिए, कॉन्सेंट्रेट कर, कोई हंसेगा नहीं नालायक। ठीक है, बोर्ड के ऊपर ध्यान चाहिए। तो तैमूर ने नौरा फतेह अली खान को बेचा डिओड्रेंट, हाई गर्मी वाला। ठीक है, हाई गर्मी वाला कंसेप्ट, ये नौरा है, नौरा। ठीक है, पूरा ध्यान। बाल किधर है बोले उसके, नालायक बाल। अरे ये बाल, ठीक है, हाई गर्मी वाले बाल। हाँ, लेट्स गो।
सो ये नोरा फतेह अली खान है, हाई गर्मी वाली स्टेप। ठीक है, लेट्स गो, पूरा ध्यान बोर्ड पे। नालायक, तुमको बाकी चीजों में पड़े कंसेप्ट के ऊपर ध्यान दो। मैं भी पागल हूं जो बाल ड्रॉ करने लग गया, हट, मेरे को नहीं करने बाल वाल ड्रॉ। मैं कहां से आ गया? ये देखो पूरा नोरा, क्या हो गया ये? छी यार, नोरा फतेह अली खान कितनी खूबसूरत दिख रही थी पहले। हाँ ये देखो, हाँ नोरा फतेह अली खान। सो हाई गर्मी वाली स्टेप नोरा फतेह अली खान कर रही है। ठीक है, पूरा ध्यान बोर्ड पे। सो मिस्टर तैमूर ने नोरा फतेह अली खान को डीओ बेचा। अब तुमने अगर डीओ ठीक से देखा होगा तो डीओ के ऊपर एक हमेशा एक ऐसा ज्वलनशील इनफ्लेमेबल करके एक साइन बना होता है ऑरेंज कलर में, इनफ्लेमेबल। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, इनफ्लेमेबल करके साइन बना होता है डिओड्रेंट के ऊपर। लेकिन तैमूर ने जब ये नोरा फतेह अली खान को भेजा तो तैमूर ने सोचा कि भाई नोरा फतेह अली खान तो हमेशा हाई गर्मी करते रहती है, तो इसको इनफ्लेमेबल साइन से क्या फर्क पड़ता है? तो तैमूर ने ना इनफ्लेमेबल साइन इस डिओड्रेंट के ऊपर नहीं रखा, क्योंकि हाई गर्मी चल रहा था, और हाई गर्मी में और क्या इनफ्लेमेबल होता, पहले इनफ्लेमेबल है सही अब सब यहाँ पे। तो डिओड्रेंट के ऊपर तैमूर ने हाई गर्मी का इनफ्लेमेबल का साइन ही नहीं रखा। फिर ये डिओड्रेंट नोरा फतेह अली खान ने देखा। नोरा फतेह अली खान ने देखा कहीं इन्फ्लेमेबल का साइन नहीं है, तो नोरा फतेह अली खान ऐसे मतलब ऐसे भगवान की पूजा कर रही थी, जय ओम जय जगदीश हरे। ठीक है, वो पूजा भी करती है, नालायक को तुम्हारे जैसे नहीं है, वो हाई गर्मी भी करती है, पूजा भी करती है, ओम जय जगदीश, ऐसे पूजा कर रही थी। ऐसे मस्त उसने दिया लगाया, और फिर उसने सोचा कि अब मैं रेडी होके जाऊं, तो उसने दिए के पास ऐसे डिओड्रेंट किया, तो सच में हाई गर्मी हो गई, ऐसे एकदम आग लग गई, जूम। ठीक है, हालांकि नोरा को इतना फर्क नहीं पड़ेगा हाई गर्मी से, बट आग लग गई क्योंकि दिया पास था, डिओड्रेंट स्प्रे तो आग लगती है ना डिओड्रेंट से। तो यहां पे नोरा ने ऐसे डिओड्रेंट स्प्रे खुद के ऊपर स्प्रे किया, ये डिओड्रेंट है, ऐसे प्स, 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 प्स करके स्प्रे किया उसने, हाई गर्मी वाले स्टेप में ही स्प्रे किया, और एकदम से आग लग गई, एकदम से आग लग गई, नोरा फतेह अली खान को एकदम से आग लग गई। ठीक है, नोरा फतेह अली खान थोड़ी सी जल गई। जैसे ही नोरा फतेह अली खान थोड़ी सी जल गई, उसके बाद में फिर वो हाई गर्मी वाला चल ही रहा था स्टेप, तो लोगों ने आके पानी वानी डाला, नोरा फतेह अली खान बच गई। ठीक है, तो नोरा बच गई। अब नोरा ने सोचा यार ये मेरे को डिओड्रेंट ये जलता है ये मालूम ही नहीं था, तो नोरा ने केस कर दिया तैमूर पे कि मेरे को ये जो डिओड्रेंट है इसके ऊपर तूने इनफ्लेमेबल साइन क्यों नहीं लगाया। नोरा ने तैमूर को पूछा तूने डिओड्रेंट पे इनफ्लेमेबल साइन क्यों नहीं लगाया। तैमूर बोलता है तुम ऑलरेडी इतनी हाई गर्मी वाली बातें करते हो, तो मेरे को लगा कि मैंने इनफ्लेमेबल का साइन नहीं लगाना चाहिए। नोरा बोले पागल है तू, पागल कैसे, उल्लू के पट्टे बच्चे, ऐसा नोरा ने बोला। पापा पे मत जाना, तैमूर बोला। तो नोरा बोले मेरे को मालूम नहीं, मेरे को डैमेजेस चाहिए, स्पेशल डैमेजेस। अब नोरा यहां पे पहले तो डिओड्रेंट की प्राइस नॉमिनल डैमेजेस के तौर पे वापस लेगी, नॉमिनल डैमेजेस के तौर पे, नॉमिनल मतलब नॉर्मल छोटे मोटे डैमेजेस जो लगते हैं भैया डिओड्रेंट की प्राइस वाइज, वो तो नोरा ने वापस ले ली। प्लस नोरा ने मेडिकल का खर्चा, हॉस्पिटल का खर्चा, प्लस हॉस्पिटल का खर्चा, साथ साथ में प्लास्टिक सर्जरी पूरी करनी पड़ेगी ना वापस से बॉडी पे, तो प्लास्टिक सर्जरी का पूरा खर्चा मांगा, प्लास्टिक सर्जरी का पूरा खर्चा नोरा ने मांगा। और ये जो पूरा खर्चा उसने मांगा मेडिकल का, प्लास्टिक का, हॉस्पिटल का एक्सेट्रा, ये पूरा का पूरा खर्चे को कहा जाता है स्पेशल डैमेजेस, स्पेशल ओकेजन के तौर पे हुए स्पेशल डैमेजेस। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना, दीज आर कॉल्ड एज स्पेशल डैमेजेस। ये चीज का आपको याद रहनी चाहिए। कंसेप्ट समझ में आया? ये कोई कॉन्ट्रैक्ट में लिखे हुए डैमेजेस नहीं थे, पर ये सर्कमस्टेंसेस से अराइज हुए। दीज डैमेजेस अराइज ड्यू टू स्पेशल सर्कमस्टेंस जस्ट बिकॉज कि तैमूर ने ये इनफ्लेमेबल का साइन नहीं बनाया था, साइन नहीं बनाया, स्पेशल सर्कमस्टेंस अराइज हुए, ऐसे डिओ स्प्रिंग के आग लग गई। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो सच में नोरा हाई गर्मी करके चिल्लाने लग गई। लोगों ने उसको सीरियसली नहीं लिया नोरा को, क्योंकि नोरा तो हमेशा हाई गर्मी करके चिल्ला रही थी, तो लोगों ने सीरियस नहीं। बट जब लोगों ने देखा आग लगी है, तो लोगों को समझ में आया कि सच में हो रही होगी, शायद गर्मी हो रही होगी, आग लगी है इसको। क्लियर है? तो ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? दिस इज स्पेशल डैमेजेस। क्लियर है कंसेप्ट? दूसरे डैमेजेस के ऊपर जाते हैं। ठीक है, पहला एग्जाम्पल खत्म। दूसरे डैमेजेस के ऊपर जाते हैं, उसको कहा जाता है विंडिकेट और एग्जाम्पलरी डैमेजेस। ये तुम्हारे चक्कर में कैसे कैसे एग्जाम्पल बनाने पड़ते हैं, बाद में मैं अकेला बैठ के खुद हंसते रहता हूं कि ये क्या बना दिया था मैंने क्लास में। ये तुम्हारे चक्कर में होता है सबका सब। ये फाउंडेशन के कतई नालायक प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे नालायक हो, तुम्हारे वजह से होता है ये सब। हट, जिंदगी में अकेला बैठ के हंसते रहता हूं, घर वाले सोचते पागल हो गया है हमारा बच्चा पढ़ाते पढ़ाते। अब क्या बताऊं उनको मैं ऐसी एग्जाम्पल बना के, अब ये मैं घर वालों को बना के दिखाऊंगा, घर वाले जूतों से मारेंगे मेरे को। पहले तो मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है जिंदगी के अंदर, ऊपर से नोरा फतेह अली खान के एग्जाम्पल देने पड़ रहे हैं तुम्हारे चक्कर में। आगे बढ़ते, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से, ध्यान देना बोर्ड के ऊपर। लेट्स गो, ऐसी चीजें मत करवाओ मेरे से।
उसके बाद में दूसरे एग्जांपल पे जाते, कंट्रोल उदय, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, ये कैसी चीजें करवाते हो, अरे ऐसे कैसे चलेगा जिंदगी, कंट्रोल उदय कंट्रोल। ठीक है, लेट्स गो। पूरा ध्यान मुझे बोर्ड के ऊपर चाहिए, कंसंट्रेट करना, डबल ट्रिपल, रेडी। यह होने के बाद विंडिकेट और एग्जाम्पलरी डैमेजेस के ऊपर हम जा रहे हैं। स्पेशल डैमेजेस हो चुके हैं, विंडिकेट और एग्जाम्पलरी डैमेजेस हमको देखने हैं। आ जा रहा, व्हाट इज विंडिकेट एंड एग्जाम्पलरी डैमेजेस, पूरा ध्यान मुझे बोर्ड के ऊपर चाहिए, कंसंट्रेट करना, डबल ट्रिपल। विंडिकेट एंड एग्जाम्पलरी डैमेजेस, इसको प्यार से एक और नाम से जाना जाता है, मानहानि का दावा। मान हानि का दावा, ठीक है। मानहानि का दावा, कंसेप्ट समझ में आ रहा है। मानहानि का दावा मतलब इसे हम कहते हैं नाम बदनाम करने के लिए किया हुआ दावा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ ना। एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, कमेंट सेक्शन से अपन किसी को उठाते हैं। सौरव जैन ने बोला है स्पेशल डैमेजेस के लिए स्पेशल एग्जांपल चाहिए। सौरव जैन, हाय बेटा, गुड मॉर्निंग, SAURAV, सौरव जैन। सौरव, इस कार्यक्रम की सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है, इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ समानता होती है तो इसे मात्र संयोग कहा जाएगा। मेरे भाई सौरव, आई एम वेरी सॉरी अगर इससे आपको ठेस पहुंचती है, ऐसी आपके साथ कोई चीज ना हो, ये मेरी दिल से दुआ है, ऐसा कुछ ना हो, पर ये जस्ट एग्जाम्पल है सौरव, टेंशन ना लेना, ठीक है। पूरा ध्यान मेरे को बोर्ड के ऊपर चाहिए। सौरव, अपने पूरा नाम तो जिंदगी में कभी लिखा ही नहीं ना, तो सौर्या, सौर्या, कंसेप्ट समझ में आ रहा है। तो सौरव, पूरा ध्यान मुझे बोर्ड के ऊपर चाहिए, कॉन्सेंट्रेट करना है, डबल ट्रिपल। सौर्या CA बन गया। सौर्या, मैं तुमको CA अभी बना रहा हूं, CA सौर्या, CA सौर्या, नाम के पीछे CA लग गया सौर्या के, सौर्या बन गया CA सौर्या। पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर चाहिए मुझे, कॉन्सेंट्रेट, डबल ट्रिपल। सौर्या जैसे ही CA बन गया, आदमी जैसे ही CA बन जाता है, घर वाले उसके पीछे पड़ जाते हैं। लोग, लड़का CA करता क्यों है, कोई भी लड़का CA इसलिए करता है उसको एक छोटा सा बंगला मिले, उसको एक छोटी सी गाड़ी मिले और एक सुंदर सी लड़की मिले। समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। तो सौर्या को उसके घर वालों ने पूछा, सौर्या तेरे को लड़की कैसी चाहिए, लड़की चाहिए क्या, लड़की चाहिए क्या, पहले तो लड़की चाहिए क्या, हाँ मतलब लड़की चाहिए, शादी लड़की से ही करेगा ना, तो शादी लड़की से ही करेगा क्या, घर वालों ने कंफर्म कर लिया। सौर्या बोले हाँ मैं लड़की से ही करूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो सौर्या ने डिसाइड कर लिया शादी लड़की से ही करनी, कोई दिक्कत नहीं। फिर घर वालों ने पूछा कैसी लड़की चाहिए, कैसी लड़की चाहिए, तो सौर्या को पूछा गया कैसी लड़की चाहिए। मुझे एक बात बताओ, घर वाले जब तुमको पूछेंगे लड़की कैसी चाहिए, तुम घर वालों को क्या बोलोगे, नहीं नहीं हॉट चाहिए, ये बोलोगे घर वालों को, नालायक लोगों, हॉट चाहिए, एकदम पटाखा चाहिए, ऐसे बोलोगे नालायको। हरकतें जिंदगी के अंदर तुम्हारी, तो शांति से, थोड़ा प्यार से बोलना, बोलना सुंदर चाहिए, सुशील चाहिए, सुसज्जन चाहिए, सुसंस्कृत चाहिए, सुविचार चाहिए, सुकुमार चाहिए, सुसु नहीं चाहिए, आई एम वेरी सॉरी, मतलब अरे समझो बात को जरा तुम, तो फ्लो में निकल जाता है, ठीक है। तो थोड़ा गुस्से में इधर तोबा 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 तोबा, सॉरी, थोड़ा गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूं, ठीक है। तो ऐसे सौर्या को पूछा गया लड़की कैसी चाहिए, तो सौर्या ने बोला सुंदर, सुशील, सुकुमार, सुसज्जन, सुसंस्कृत, सुसु, मतलब जो भी है इसके आगे जो भी वर्ड लगते हैं वो सब वर्ड सौर्या को चाहिए। तो घर वालों ने एक ऐसी लड़की लाके दी जिसका नाम था सुकन्या। सुकन्या, नाम में भी सु था, ठीक है। सो नाम था सुकन्या। तो सौर्या की शादी डिसाइड हो गई सुकन्या से। सो सौर्या की सुकन्या से शादी डिसाइड हो गई। बाद में जब सुकन्या की शादी का समय आया तो सुकन्या को पता चला कि सौर्या दारू पीता है, सौर्या सिगरेट पीता है, सौर्य को जुए का शौक है, सिगरेट, दारू, सौर्या जुआ खेलता है, ठीक है, सौर्या सट्टा खेलता है, ठीक है, सभी एकदम खराब शौक इसको है, बहुत खराब नहीं, नॉर्मल से खराब शौक इसको है। पर सुकन्या तो एकदम सू थी ना, क्लियर है। तो ऐसे सिचुएशन में सुकन्या ने डिसाइड किया मेरे को सौर्य से शादी नहीं करना। अब जब सुकन्या ने डिसाइड किया सौर्य से शादी नहीं करना, सुकन्या भरे मंडप से भाग गई, ठीक है, बोले ऐसे आदमी के साथ मेरे को शादी नहीं करना, सुकन्या भरे मंडप से भाग गई। अब जब सुकन्या भरे मंडप से भाग गई तो सौर्या बदनाम हो गया। अब सौर्या अगर बदनाम हो गया तो ऐसे सिचुएशन में पूरा ध्यान देना बोर्ड के ऊपर, सौर्या की मानहानि हुई है। सौर्या की क्या हुई है, मानहानि। तो सौर्या अभी सुकन्या के ऊपर दावा ठोक सकता है। क्या ठोक सकता है, दावा। वैसे सौर्या ये सब नहीं करता, मैंने पहले ही बोला कार्यक्रम की पात्र घटना काल्पनिक, सौर्या को कोई कुछ नहीं बोलेगा। सौर्या मेरा भाई है, छोटा भाई है, ठीक है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। सौर्या मेरे भाई तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ है, ठीक है, ये सब लोग बेकार है, आई एम वेरी सॉरी सौर्या, अगर तेरे को तकलीफ हो रही है तो, ठीक है, मेरे को माफ कर देना, हाथ जोड़ के पैर पड़ के माफी सौर्या। लेकिन सौर्या ऐसा बंदा नहीं, अपन सिर्फ एग्जाम्पल ले रहे, सबने सौर्या को थैंक यू बोलना एग्जाम्पल के बाद। सौर्या ने मानहानि का दावा ठोक दिया सुकन्या के ऊपर, मेरे को पैसा चाहिए, मेरी इज्जत खराब हुई है। इसे कहते हैं विंडिकेट एग्जाम्पलरी डैमेजेस, ठीक है, जो क्वांटिफाई नहीं किए जा सकते, जो सिर्फ मानहानि के ऊपर ही लग सकते हैं, ठीक है।
इसके लिए एक और सौरभ भाई किधर चले गए? सौरभ कुछ नहीं बोल रहा, सौरभ शांत हो गया। मेरे भाई सौरभ, सौरभ मेरे भाई, सौरभ जाने भाई, तू ही है मेरे भाई, ठीक है। सौरभ थैंक यू सो मच बेटा, वेरी स्पोर्ट्स पर्सन यू आर, लव यू बेटा, ठीक है। ऐसे ही स्पोर्ट्स पर्सन बने रहिए, जिंदगी में आपके ऊपर जो भी आफत आई ऐसे ही हंसते खेलते निकल जाएगी, ठीक है। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मेरी दुआ है आपके लिए। रेडी, बड़े अच्छे तरीके से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना। अब ये मानहानि का दावा हुआ, जब शादियां वादियां टूटती है तो एक फैमिली दूसरे के ऊपर मानहानि का दावा करती है। बहुत सारे कास्ट में आज के डेट में भी प्रैक्टिकली चलता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, बहुत सारे कास्ट में आज के डेट में प्रैक्टिकली चलता है। जब लड़का लड़की एक दूसरे को देखने आते हैं, पहले तो वैसे लड़का लड़की बहुत सारे लड़के लड़कियों को देख के आते हैं, ठीक है, मतलब बहुत सारे लड़के लड़कियों को देख दुखा के आते हैं, और फिर अरेंज मैरिज में लड़का लड़की जब एक दूसरे के साथ आते हैं तो जब बात फिक्स होती है तो एक पेपर पे लिखा जाता है ये, और दोनों फैमिलीज की साइन ली जाती है, लड़का लड़की की साइन ली जाती है, फैमिली में जितने लोग प्रेजेंट है उस वक्त उनकी साइन ली जाती है कि आगे जाके कोई भी शादी तोड़े तो मानहानि का दावा किया जाए। ये सभी फैमिलीज में नहीं होता, सभी कास्ट में नहीं होता, कुछ कास्ट में आज के डेट में भी ये चीज होती है। नॉर्मली गांव बिहड़ वगैरह ऐसे जगह पे होती है, छोटे मोटे गांवों में ये चीज अभी भी होती है, जहां दहेज वगैरह की प्रथा आज भी कायम है। हालांकि दहेज वगैरह देना गलत है, पर जहां ये प्रथा कायम है वहां आज भी ये चीज होती है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो ये चीज को आपने याद रखना, मानहानि का दावा। मानहानि का दावा एक और चीज के ऊपर दिया जा सकता है। मुकेश अंबानी भाई ने, मुकेश भाई ने अगर एक 10 लाख रुपए का चेक दिया, 10 लाख रुपए का चेक दिया, और वो चेक बैंक ने बाउंस कर दिया, मुकेश अंबानी का चेक बैंक ने बाउंस कर दिया, बोले अकाउंट में पैसा नहीं है, ये नाम पे बाउंस किया। मुकेश अंबानी का अकाउंट में पैसा नहीं है, कौन मान सकता है? मतलब वो हर एक, जितने देर में मैंने सेंटेंस बोला उतने देर में मुकेश अंबानी ने 20 लाख रुपए कमा लिए होंगे। इतना जबरदस्त कमाई है मुकेश अंबानी का, जितने सेंटेंस में मैंने आप कुछ बोला ना, इतने सेंटेंस में और 20 लाख मुकेश अंबानी कमा चुका होगा। इतना पैसा है, तुम उसका 10 लाख का चेक बाउंस कर रहे हो। तो जब तुम किसी एस्टीम्ड पर्सन का, जब तुम किसी ऐसे पर्सन का चेक बाउंस करते हो जिसका मार्केट में नाम है, जो मार्केट में बहुत एकदम जबरदस्त जिंदाबाद आदमी है, जब उसका चेक बाउंस करते हो तो उस सिचुएशन में वो बंदा बैंक के ऊपर मानहानि का दावा ठोक सकता है। तो मानहानि का दावा ये मैरिज के केस में या कस्टमर के चेक के केस में ठोका जा सकता है। दैट इज कॉल्ड विंडिकेट एंड एग्जाम्पलरी डैमेजेस। क्लियर है? या आपके ऊपर कोई गलत केस करके, समझो कल जाके, आजकल ये होता है एक्सप्लॉयटेशन का, सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस होता है, तो आपके ऊपर कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट का गलत केस करता है, और कल जाके आप, वो ऐतराज मूवी देखा है अक्षय कुमार वाला, आजा सनम, प्रियंका चोपड़ा वाला, बोलो ऐतराज मूवी में अक्षय कुमार किसको याद है? प्रियंका चोपड़ा तुमको जरूर याद होगी, तुम नालायक तो हो, ठीक है। तो अक्षय कुमार प्रियंका चोपड़ा वाला ऐतराज केस पता है, उसके अंदर प्रियंका चोपड़ा सेक्सुअल हैरेसमेंट का दावा ठोकती है अक्षय कुमार के ऊपर, बोलो हाँ या ना? और उस केस में अक्षय कुमार जीत जाता है। उसके बाद जब कोर्ट का डिसीजन आता है ना, मूवी थोड़ा सा रिवाइज करके देखना एंड वाला पार्ट, जब कोर्ट डिसीजन देता है ना कि अक्षय कुमार निर्दोष है, तो कोर्ट अक्षय कुमार को एक और सेंटेंस बोलता है, अगर अक्षय कुमार चाहे तो हायर कोर्ट में इस दावे के खिलाफ चैलेंज करके मानहानि भी क्लेम कर सकता है। तो किसी बंदे के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट का दावा होता है और वो बंदा गिल्टी प्रूव नहीं होता, इनोसेंट प्रूव होता है, तो वो बंदा भी मानहानि का दावा कर सकता है। क्लियर है? दैट इज विंडिकेट एंड एग्जाम्पलरी डैमेजेस। क्लियर है कंसेप्ट? मैं चाहूंगा अगर आपको एग्जाम्पल लिखना है तो आप लिख के रखिए, गो फॉर इट फास्ट। ये दोनों एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, मैं आपको एक एक मिनट देता हूं। थैंक्स सौरभ भाई, थैंक यू सो मच। नालायक तन्नू, एग्जाम में एग्जाम्पल नहीं लिखना है, लिख के रखो एग्जाम्पल को, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। डन। प्रीवियस लेक्चर्स बेटा फ्री वाले बंद हुए, अभी आपको परचेज करने पड़ेंगे बेटा साहिल, ये मिसिंग लेक्चर्स चल रहे हैं सिर्फ।
अरे तन्नू में मजाक कर रहा था, टेंशन ना लो जिंदगी में, पर लिख लो एग्जाम्पल, आगे याद रहना चाहिए। हाई गर्मी वाला एग्जाम्पल हो गया सबका। कुछ नहीं, आज तन्नू अपने को सब खत्म करना है जिंदगी में, आज सब खत्म हो जाएगा। ड्राइंग बना लो, अच्छा है, मेमोरी स्ट्रांग रहेगी। चलो डन है एवरीबॉडी। थैंक्स सो मच। बचपन में मेरे को ड्राइंग में पूरे मार्क्स मिला करते थे बेटा धवल, तुम्हें पता है बचपन में ड्राइंग में मेरे को फुल मार्क्स मिलते थे। हाँ 40 आउट ऑफ 40 पूरे, ठीक है, 100 आउट ऑफ 100। ड्राइंग में अपने मार्क्स कभी जिंदगी में नहीं कटे, इसलिए अच्छे अच्छे ड्राइंग बना देता हूँ मैं जिंदगी में। आई एम आर्टिस्ट, ठीक है, आई एम आर्टिस्ट। प्रॉब्लम सिर्फ है तुमको आर्ट की कदर नहीं है, तुम्हारी वो नजरें नहीं है इस आर्ट को तुम पहचानो। दिस इज मॉडर्न आर्ट, ठीक है। ये जो मैंने नौरा, कौन ड्रॉ करके दिखा सकता है नौरा ऐसी? दिस इज अ मॉडर्न आर्ट, एकदम कम समय में एकदम फटाफट आर्ट, क्लियर है। चलो ये हो गया होगा विंडिकेट एग्जाम्पलरी डैमेजेस। तो जाते हैं लायबिलिटी फॉर नॉमिनल डैमेजेस। अब नॉमिनल डैमेजेस मतलब क्या, तो बड़े अच्छे तरीके से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना। नॉमिनल डैमेजेस ये इनफैक्ट कुछ ज्यादा डैमेजेस नहीं होते, ठीक है। नॉट इनफैक्ट सफर्ड एनी रियल डैमेजेस। जो अपना प्लेंटिफ है उसने कुछ डैमेजेस नहीं, कोई डैमेज नहीं हुआ है उसको। इट इज जस्ट दैट भैया फाइलिंग, ड्राफ्टिंग, स्टैम्प पेपर के थोड़े बहुत ऐसे छोटे मोटे डैमेजेस जो लिखे जाते हैं, ठीक है, तो उसे उस जैसे फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट का डैमेजेस, उसका कॉस्ट वगैरह एक्सेट्रा, तो इन डैमेजेस को नॉमिनल डैमेजेस। एक्चुअली दोनों पार्टी को कोई डैमेज नहीं हुआ है, क्लियर है, बट ऐसे फाइलिंग वाइलिंग का जो खर्चा हुआ छोटा मोटा, पेपर का, प्रिंटिंग का वगैरह, वकील वगैरह का, तो इन छोटे मोटे डैमेजेस को नॉमिनल डैमेजेस कहा जाता है। नॉमिनल है, कुछ काम के नहीं। अगला डेटोरियोरेशन डैमेजेस। It can be recovered from the carrier even without a notice. Deterioration not only means physical damages but also loss of special opportunity of cell. अब मेरे को जरा deterioration damages को आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है, पूरा ध्यान बोर्ड पे। Deterioration का स्पेलिंग क्या है? DETERIORATION। कोई हंसेगा नहीं मेरे ऊपर। यूएस इंग्लिश, यूके इंग्लिश, डीके इंग्लिश, पता है सबको? DETE डेटो क्या था ये? DETERIORATION, DETERIOR राशन, देते रो राशन, देते रियो राशन। हाँ अब याद रहेगा मेरे को ये, देते रियो राशन, राशन देते रियो, ठीक है। सो देते रियो राशन डैमेजेस। मैं मराठी मीडियम से पढ़ा हुआ बंदा है भाई, मेरे को कैसे स्पेलिंग याद रहेंगे, ठीक है, बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना। सो देते रियो राशन, कंसेप्ट समझ में आ रहा है? देते रियो राशन डैमेजेस। देते रियो राशन डैमेजेस जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। पहला है फिजिकल देते रियो रेशन, देते रहो राशन, पहला डैमेज है फिजिकल देते रहो राशन, और दूसरा है अपॉर्चुनिटी देते रहो राशन। अपॉर्चुनिटी देते रहो राशन, ठीक है। सो पहला फिजिकल देते रहो राशन और दूसरा है अपॉर्चुनिटी देते रहो राशन। फिजिकल देते रहो राशन ये पेरिशेबल गुड्स में होता है। पेरिशेबल गुड्स आपके हर एक के सिटी में ना, एक तो एक मार्केट यार्ड होगा या फिर एक कॉटन मार्केट होगा या विजिटेबल मार्केट होगा। विजिटेबल मार्केट मतलब रिटेल वाला नहीं, मैं बोल रहा हूं होलसेल वाला, अड़तियों वाला, जिसके खिलाफ अभी फार्म बिल आया। आपको पता है अभी ये जो फार्म बिल आया है ना, फार्म बिल जिसके खिलाफ ये सब चल रहे थे धिंगाने, ये फार्म बिल से फार्मर्स का बहुत भला हो सकता है। ये फार्म बिल का मेन मकसद क्या है पता है? ये फार्म बिल का मेन मकसद है कि बीच के जितने भी अड़तिया है वो सभी अड़तिया सभी एजेंट्स को गायब कर दे। ये फार्म बिल का मकसद है, क्लियर है। अब कुछ जगह पे अड़तिया जरूरी होते हैं, कुछ जगह पे नहीं होते, तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर ऑब्वियसली रिफॉर्म्स लानी चाहिए कुछ ना कुछ। पर ऐसा मान लो कि 70% फार्मर्स के लिए, इंडिया के लिए दिस माइट बी अ गुड अपॉर्चुनिटी, जिससे एक फार्मर
स्ट्रेट अवे खुद के खेती का सामान बिचौले जो मीडियोकर जो एजेंट है उनको बेचने की उसको जरूरत नहीं है, वो खुद के खेती का सामान स्ट्रेट अवे बेच सकता है रिटेल मार्केट में, या रिलायंस फ्रेश को, या फिर बिग बाजार को, या फिर वॉलमार्ट को, ऐसे लोगों को वो बेच सकता है, डी मार्ट को, ऐसे लोगों को फार्मर खुद डायरेक्टली बेच सकता है, बीच में बिचौलों की जरूरत नहीं है, तो फार्मर को अच्छा कॉस्ट मिलेगा। पर ये 60-70% फार्मर के केस में ये लग सकता है बच्चों, ये 30% जो फार्मर है उसके लिए गवर्नमेंट कोई चेंजेस शायद लाएगा। क्लियर है, होप सो। तो यहां पेरिशेबल गुड्स की अगर हम बात करें तो जब कॉटन मार्केट या मार्केट यार्ड होता है ना आपका, उस मार्केट यार्ड में कल बेचे जाने वाली सब्जी का कॉन्ट्रैक्ट आज ही होता है। मतलब कल सवेरे मैं जिन रिटेलर्स को सब्जी बेचूंगा ना, मैं तो होलसेलर हूं, मैं कल जिन रिटेलर अर्तिया लोग क्या करते, कल जब मैं रिटेलर्स को कोई सब्जी बेचूंगा ना तो उसका कॉन्ट्रैक्ट मैं आज ही कर लूंगा। आज ही मेरे को पता होगा कि भाई मेरे 12 घंटे की दूरी पे जो गांव है वहां से मेरे पास एक ट्रक भर के टमाटर आने वाले हैं। ठीक है, नासिक में टमाटर सबसे ज्यादा पिकते हैं बिकॉज वहां पानी है, जहां पानी ज्यादा होता है वहां टमाटर अच्छे बनते हैं, तो नासिक से मेरे गांव में कल सवेरे तक टमाटर पहुंचने वाले पूना में। क्लियर है, सो कल आज मैंने एक ट्रक वाले का फोन आया, फार्मर का फोन आया कि वो नासिक से टमाटर बेचने वाला है पुणे में, और ये टमाटर कल सवेरे पूना में पहुंचने वाले हैं। तो मैंने क्या किया, जैसे ही मेरे को फोन आया कि नासिक से वो टमाटर भेजने वाला है, जैसे मेरे को पता चला तो आज ही मैंने टमाटर के सेल का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कि कल सवेरे अभी पैसा दो, कल सवेरे टमाटर आएंगे वो लेके चल जाना। अब ये टमाटर भेजने का कॉन्ट्रैक्ट मैंने आज किया, आज की तारीख है 31 जनवरी 2021। क्लियर है, ये टमाटर निकले हैं आज, ये कब बेचने हैं, कल सेल किया है मैंने फॉर 1 फरवरी 2021 के लिए मैंने सेल किया है ये टमाटर। कंसेप्ट समझ में आया? अब ये टमाटर की गाड़ी निकली पर ये लेट हो गई, ये समझो आई 5 फरवरी 2021 को टमाटर पूरे सड़ गए। ये फिजिकल डिटोरियोरेशन हुआ, ये फिजिकल देते रहो राशन हुआ, ये फिजिकल देते रहो राशन हुआ, ये फिजिकल जो देते रहो राशन हो गया, इसे हम कहते हैं ये डिटोरियोरेशन डैमेजेस। अब ये टमाटर के सड़ने का जितना भी कॉस्ट है वो ट्रांसपोर्ट वाला या फार्मर मुझे देगा, ये फिजिकल डिटोरियोरेशन डैमेज। दूसरा है अपॉर्चुनिटी डिटोरियोरेशन डैमेज, ये जो टमाटर मैंने आगे सेल करने थे ना, ठीक है, मैंने तो टमाटर खरीद लिया था एक ट्रक, भैया 2 लाख रुपए में मैंने एक ट्रक टमाटर का पूरा खरीद लिया, 2 लाख रुपए में एक ट्रक टमाटर का मैंने ले लिया पूरा का पूरा। क्लियर है, पर आगे ये टमाटर जो मैं बेचने वाला था वो बेचने वाला था 5 लाख रुपए में। पहले तो अब 2 लाख रुपए का कॉस्ट ये मेरे को देंगे, ठीक है, ऊपर से अपॉर्चुनिटी डिटोरियोरेट हो गई, तो इस केस में 3 लाख रुपए का मेरा जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गया, 3 लाख रुपए का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गया, ये मैं प्लस 3 लाख रुपए का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का डिटोरियोरेशन और 2 लाख रुपीज का फिजिकल डैमेजेस डिटोरियोरेशन, ये दोनों लूंगा, मतलब टोटल में 5 लाख लूंगा। अपॉर्चुनिटी जो थी 3 लाख कमाने की वो गई, क्योंकि जिसको बेचा था वो तो पैसा मांगने आ गया, तो अपॉर्चुनिटी भी चला गया और गुड्स भी गए, तो गुड्स के 2 लाख रुपए, क्योंकि 2 लाख के टमाटर खरीदे थे और 3 लाख में मैंने प्रॉफिट में बेचना था, तो 3 लाख ये तीनों मिलके मैंने फार्मर से या फिर जिसने मेरे को बेचा उससे कलेक्ट कर लिए। दिस इज देते रहो राशन डैमेजेस, देते रहो राशन डैमेजेस। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना, इसको डिटोरियोरेशन डैमेजेस भी कहते हैं। क्लियर है कंसेप्ट? ये है सेकंड वाला, किसी को अगर लिखना है तो लिख लीजिए, गो फॉर इट फास्ट। दीपेश नालायक, मामाची मुलगी आपली इथे काय करते? बोलो बेटा आसीमा। इंटर क्वेश्चन या डिस्कशन दीपेश हम अगले संडे से शुरू करेंगे, अगले संडे से। आज सीपीटी के फाउंडेशन के सब लेक्चर गायब हो जाएंगे, तो अगले संडे से शुरू। स्पेशल डैमेजेस जो है बच्चों, उसमें आप स्पेशल सर्कमस्टेंसेस से आपको डैमेज हुआ है, स्पेशल डैमेजेस में आग लगने से आपको डैमेज हुआ था, कोई प्रॉब्लम का जैसा डैमेज हुआ, यहां अपॉर्चुनिटी फॉरगॉन का भी डैमेजेस ले रहे हैं। डन, लिख लिया सबने? स्क्रीनशॉट निकाल लो चाहिए तो, गो फॉर इट फास्ट। आगे
अगला है लिक्विडेटेड डैमेजेस। लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी ये हम एग्रीमेंट में ही लिखते हैं। जब मैं कॉन्ट्रैक्ट करूंगा किसी से, एग्रीमेंट में मैं लिख दूंगा कि भाई अगर ये कॉन्ट्रैक्ट टूटा तो तुमको मेरे को 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। ये लिक्विडेटेड डैमेजेस है, प्री डिटरमाइंड डैमेजेस। देखो यहां पे मैं एक बार मार्क करता हूं, आप भी साथ मार्क कर लो। Some type parties to contract stipulate at a time of formation that breach of the contract either may applicable sum will be payable as damages. Such a sum may be either amount liquidated damages or penalty. Represent a sum fixed and ascertained by the parties in a contract which is a fair and genuine pre-estimate of payable loss. Pre-estimate contract में ही लिख के रखा है हमने damages, that is liquidated damages, पहले से ही बोल के रखे हैं। और दूसरा है penalty, sum named in a contract एट द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन, डिसअप्रोप्रिएशन डैमेज, मतलब कुछ गलत कर दिया, फ्रॉड कर दिया, उसके लिए पेनल्टी, तो इसको भी हम लिक्विडेटेड डैमेजेस में गिनते हैं। प्री डिटरमाइंड डैमेजेस को हम लिक्विडेटेड डैमेजेस बोलते हैं। द रूल्स डिटरमाइनिंग वेदर स्टिपुलेशन इज बाय वे ऑफ पेनल्टी और बाय वे ऑफ लिक्विडेटेड डैमेजेस इज एज फॉलोज। ये बड़े अच्छे से पढ़ना, ये काम की चीज है, क्लियर है, बड़े अच्छे से ध्यान देना। द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट में यूज द वर्ड पेनल्टी or liquidated damages interchangeably. It must ascertain whether sum is in truth a penalty, liquidated damages. The essence of the penalty is the payment of money stipulated is to compel the performance of the contract by providing something by way of punishment if the contract is not performed. Payable something as a punishment, ये पनिशमेंट करके दिए जाने वाले डैमेजेस है इफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट परफॉर्मेबल। द एसेंस ऑफ लिक्विडेटेड डैमेजेस इज जेन्युइन प्री एस्टिमेट ऑफ डैमेज विच सीम्स लाइकली टू कॉस्ट शुड बी ईच ऑकर। मतलब ये आप प्री एस्टिमेट कर रहे हो कि कॉन्ट्रैक्ट टूटा तो कितना कॉस्ट लगेगा, ये प्री एस्टिमेट कर रहे हो, इसे हम लिक्विडेटेड डैमेजेस बोलते हैं। ठीक है, ये डैमेजेस कभी भी एक्स्ट्रा वैगेंट या अनकंसाइजेबल नहीं होने चाहिए, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा वैगेंट प्री एस्टिमेशन नहीं होना चाहिए। दूसरा, the breach consists of paying sum of money by certain time and sum fixed is greater than sum to be paid. नॉर्मली ये डैमेजेस, लिक्विडेटेड डैमेजेस इनवैलिड होते हैं अगर आपने एक्स्ट्रावेगेंट डैमेजेस लगा के रखे अनरीजनेबल, या तो फिर डैमेजेस से ज्यादा अमाउंट ज्यादा है तो। When single lump sum is made payable on occurrence of one or more several event, एक से ज्यादा इवेंट हो गए, occasion of serious trifling damages, there is a presumption that sum of penalty is payable. एक से ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गए, एक से ज्यादा बार कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में पेनल्टी और लिक्विडेटेड डैमेजेस दोनों दिए जाते हैं। अब बच्चे मेरे को पूछते हैं सर पेनल्टी और लिक्विडेटेड डैमेजेस में फर्क क्या है। नॉर्मल अगर गलती से चीजें हुई है तो आप लिक्विडेटेड डैमेजेस मांगोगे, लेकिन इंटेंशनली फ्रॉड किया है तो आप पेनल्टी मांगोगे। एक गलती हुई है तो आप लिक्विडेटेड डैमेजेस मांगोगे, लेकिन 2-4 गलतियां हुई है, बार बार हुई है, तो आप पेनल्टी मांगोगे। पेनल्टी हम देते हैं बंदे को फॉर द पर्पज कि उसको सबक मिले, डैमेजेस हम मांगते हैं जब सामने वाले से गलती हो। यह चीज को आपने याद रखना है, क्लियर है कॉन्सेप्ट, ये चीज बड़े अच्छे से याद रहनी चाहिए। आखिरी है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। दो तरीके से आप इंटरेस्ट दे सकते हो, ठीक है, यहां लिखा है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब आप जो पेमेंट किया उसके ऊपर इंटरेस्ट मांग सकते हो। जैसे मैंने 10 लाख रुपए दिए कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो मैं 10 लाख पे इंटरेस्ट ले लूंगा। सो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इन द केस ऑफ डिफॉल्ट मांग सकते हो, इंटरेस्ट एट हायर रेट भी आप मांग सकते हो, जैसा आपको सही लगे। कब से इंटरेस्ट शुरू हो सकता है, कौन से दिन से इंटरेस्ट शुरू हो सकता है? 2 तरीके से इंटरेस्ट शुरू होगा। डेट ऑफ इंटरेस्ट, डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ इंटरेस्ट। डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ इंटरेस्ट 2 तरीके से होगा। पहला डेट ऑफ बॉन्ड से या डेट ऑफ डिफॉल्ट से। डेट ऑफ बॉन्ड मतलब डेट ऑफ एग्रीमेंट से, या डेट ऑफ डिफॉल्ट से, एग्रीमेंट और डेट ऑफ डिफॉल्ट मतलब जिस दिन आपने डिफॉल्ट किया है, जिस दिन आपने गलती की है उस दिन से। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं सिंपल सा। हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि भाई मैं आपको डेली गूगल ड्राइव पे लेक्चर दूंगा, सीए इंटर के मैं आपको डेली गूगल ड्राइव पे लेक्चर दूंगा, सीए इंटर मैं डेली गूगल ड्राइव के ऊपर आपको लेक्चर दूंगा। अब ये एग्रीमेंट हमारा हुआ है, लेट्स टेक एग्जांपल 1 फरवरी 2021 को ये हुआ है एग्रीमेंट, और मैंने आपको 14 लेक्चर दिए, 14 लेक्चर दिए, और 14 फरवरी 2021 को, 14 फरवरी 2021 को, 14 फरवरी उसमें भी 2021, समझ रहे हो जिंदगी में, समझ रहे हो। सो 14 फरवरी 2021 को, 14 फरवरी उसमें भी 2021,
को मैंने ये लेक्चर आपको देना बंद कर दिया, मैंने आपको लेक्चर बंद कर दिया, तो ऐसे सिचुएशन में अब इंटरेस्ट कौन से दिन से शुरू होगा ये हम एग्रीमेंट में लिखेंगे। अगर मैंने बोला है कि इंटरेस्ट फ्रॉम डेट ऑफ बॉन्ड तो 1 फरवरी से आपको इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट फ्रॉम डेट ऑफ डिफॉल्ट तो 14 फरवरी से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। हालांकि 14 फरवरी से आपका क्या लेना देना, 14 फरवरी से आपका क्या लेना देना ही नहीं है ये। अच्छा ये समझ में आया क्या, 1 फरवरी से इंटरेस्ट आपको मिलेगा। अगर हमने डेट ऑफ एग्रीमेंट से इंटरेस्ट बोला है या डिफॉल्ट डेट से इंटरेस्ट बोला है तो 14 फरवरी से। हालांकि 14 फरवरी से आपका कोई लेन देन नहीं है। दर्द जरूर हो रहा होगा तुम्हें, बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं कि सर दर्द होता है सुन के, दर्द ही दर्द है, रहने दो, तुम्हारी जिंदगी झंड है, कुछ हो नहीं सकता। और कोई एक्स्ट्रा क्लास तो 14 फरवरी को तुम्हारी होगी नहीं, अब तो कोविड है और तुम तो ऑनलाइन सीख रहे हो, तो तुम क्या तो घर वालों को रीजन बोलोगे कि मेरी एक्स्ट्रा क्लास है करके। उल्टा इस बार ही तुमको घर वाले बोल देंगे अरे भाई तेरी कोई एक्स्ट्रा क्लास है कि नहीं है, कि वैसे ही वेल्ला बैठे हुए रहने वाला है, ऐसे ही तू सिंगल बैठे रहने वाला है। मेरे को लगता है इस बार तुम्हारे घर वाले ही बोल देंगे तुमको कि क्या कोई तेरी एक्स्ट्रा क्लास नहीं होती 14 फरवरी को वगैरह वगैरह वगैरह। सह लेना थोड़ा सा, उनको भी क्या पता बच्चा सीए कर रहा है करके, क्या करेंगे ना। तो हो सकता है घर वाले बोल दे कि एक्स्ट्रा क्लास है तो चला जाओ वगैरह, तो ऐसे एकदम ऐसे ऐसे घर वालों ने गलती से ही बोला ना एक्स्ट्रा क्लास है चला जा, कहीं निकल लेना, कहीं पार्क वार्क में टहल वहल के आ जाना, दूसरे कपल को देख लेना, उनको चप्पल वप्पल फेंक के मारनी है मार लेना, ठीक है। या फिर वो ऐसे एकदम ऐसे भगवा कलर का एक रोप लेके जाना और जितने लोग ऐसे पार्क वार्क में बैठे रहते हैं झाड़ वाड़ के पीछे उनको डिस्टर्ब करके आना, ठीक है। इससे ज्यादा तुम कुछ कर नहीं सकते। तो घर वाले अगर बोले कि जा भाई एक्स्ट्रा क्लास वगैरह करके आ तो चल जाना, ऐसे पार्क वार्क में जो बैठे कपल उनको छेड़ उनको ऐसा परेशान वगैरह करके आ जाना, ठीक है। चलो बड़ा बहुत बड़े, तुम्हारा तो यही प्लान होगा जिंदगी में, मेरे को मालूम है, और कोई प्लान तो होगा नहीं तुम्हारा, ठीक है। तुमने पहले से वो भगवा कपड़ा वगैरह लेके बैठ गए होंगे तुम दंडुगा वंडुगा कि भाई कोई पार्क में पीछे झाड़ के पीछे बैठा तो उसको परेशान करे। नालायक को ऐसी हरकतें मत करना भाई, इंडिया इज ए इंडिपेंडेंट कंट्री, फ्रीडम मिला है हमको, उनको हक बनता है झाड़ के पीछे बैठने का। तुम्हारा झाड़ है कि तुमने लगाया था क्या, नहीं ना, तो चुप बैठो। लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं, कंसंट्रेट करना अच्छे तरीके से, बजरंग दल नहीं नालायक। लेट्स गो, पेमेंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। आप सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों में से कोई भी इंटरेस्ट डिसाइड कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है, आप जैसे चाहो वैसे इंटरेस्ट डिसाइड करो, ये आपका शौक है, आप आराम से डिसाइड कर सकते हो, कोई आपको इंटरेस्ट डिसाइड करने से रोक नहीं सकता। सिंपल इंटरेस्ट भी लिख सकते हो एग्रीमेंट में, कंपाउंड इंटरेस्ट भी लिख सकते हो, तो इसको थोड़ा सा रीड कर लेना एक बार। फिर उसके बाद सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, और फिर आता है क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट सुना है क्या आपने? क्वांटम मेरिट मतलब इतने पैसे में इतना ही मिलेगा, जितना काम किया उतना पैसा चाहिए, जितना काम किया उतना पैसा चाहिए। मैं क्वांटम मेरिट को तुमको समझाना चाहूंगा, पूरा ध्यान देना बोर्ड के ऊपर, कॉन्सेंट्रेट करना डबल ट्रिपल, बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना। क्वांटम मेरिट, सूट फॉर क्वांटम मेरिट में अभी आपको बताऊंगा कि क्या है। समझो तुमने गवर्नमेंट के लिए 150 रुपया देगा, नहीं नालायक धवल, ध्यान दो बोर्ड के ऊपर, लेट्स गो। सो गवर्नमेंट से तुमने रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रोड, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रोड, ठीक है। गवर्नमेंट ने तुमसे रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किया, तुम सिटी में से एक रोड बांधने वाले थे, एक रोड, ठीक है। सिटी में से तुम एक मस्त रोड बांधने वाले थे, गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट दिया, ये रोड का टेंडर जो था, टेंडर ये था 200 करोड़ का रोड का टेंडर, ठीक है। और तुमको इसके लिए जो कॉस्ट लगने वाली थी वो थी 160 करोड़, मतलब 40 करोड़ तुम कमाने वाले थे इस गवर्नमेंट टेंडर से रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट। साइड में मस्त झाड़ वाड़ लगने वाले थे। देखो मेरा ड्राइंग कितना अच्छा है, तुम हंसते रहते हो नालायक लोग। तो एक साइड से ऐसे झाड़ लगने वाले थे, अरे वेरी सॉरी वेरी सॉरी वेरी सॉरी, और दूसरे साइड से ऐसे स्ट्रीट लाइट वगैरह लगने वाले थे। अब लग रहा है रोड, ठीक है। तो ये रोड का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, 160 करोड़ खर्चा था, 200 करोड़ का टेंडर था। ये रोड जब तुम बनाने लगे, गवर्नमेंट ने बोला बना बना बना, तुम रोड बनाने लगे, और जैसे ही आधा रोड कंप्लीट हो गया, जैसे ही आधा रोड कंप्लीट हो गया, गवर्नमेंट बोले आगे कोई रोड नहीं बनाना, हमें अब रोड की जरूरत नहीं है। तुमने बोला क्या? गवर्नमेंट बोले हाँ, हमें अब रोड की जरूरत नहीं है, आगे कोई रोड नहीं बनाना। तो गवर्नमेंट ने जो रोड है इसको आधा ही खत्म करने दिया आपको, और आधे रोड पे आपको रोक दिया, आधा आगे पूरा खड़बड़ 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 वैसा ही पड़ा रहा।
गवर्नमेंट बोले रोड की जरूरत नहीं, तो उन्होंने बोला गवर्नमेंट को क्यों, गवर्नमेंट बोले हम मेट्रो बना रहे, मेट्रो। अब हर एक सिटी में बना होगा ना मेट्रो, गवर्नमेंट बोले मेट्रो बना रही, इसलिए उन्होंने रोड खोद डाले। गवर्नमेंट को बोला अबे रोड क्यों खोदे, बोले बन तो रही है मेट्रो, क्या समझ में आ रहा है जिंदगी के अंदर, तो रोड खोद डाले। तुम जो रोड बना रहे थे गवर्नमेंट ने आधा काम रोक दिया, बोले मेट्रो बन रही है, रोड गायब, रोड की जरूरत नहीं, सब लोग मेट्रो से जाएंगे। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना, ले कटा। अब ऐसे सिचुएशन में समझ में आ रहा है, ऐसे सिचुएशन में तुमने ये इतना रोड बांधने के लिए, इतना रोड बांधने के लिए तुमने लगा दिया था 100 करोड़, तुमने गवर्नमेंट को बोला मेरे को कॉस्ट 100 करोड़ लग गई है, सिर्फ ये आगे का ये जो है थोड़ा बहुत 30-40% का एरिया बाकी है, पर मेरे को 100 करोड़ कॉस्ट लग चुकी है ना। यहां आप गवर्नमेंट से डैमेजेस के तौर पे कितना क्लेम कर सकते हो, प्रॉफिट तो तुम क्लेम नहीं करोगे, पर डैमेजेस के तौर पे तुम क्वांटम मेरिट में जितना काम किया है, जितना काम किया उतना पैसा चाहिए, तो गवर्नमेंट में तुम क्वांटम मेरिट में 100 करोड़ गवर्नमेंट को मांग सकते हो, 100 करोड़ तुम गवर्नमेंट को मांग सकते हो। दिस इज कॉल्ड सूट ऑफ क्वांटम मेरिट, जितना काम किया उतना पैसा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ ना। तो इसको मैं पढ़ता हूं। द फ्रेज क्वांटम मेरिट लिटरली मीन्स एज मच एज अर्नड अकॉर्डिंग टू अ क्वांटिटी ऑफ वर्क डन। अ पर्सन हु हैज बिगन अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट वर्क, latter stops the work because of the other party has made a performance impossible, is entitled to receive the compensation for quantum merit. Civil contract work, road वाला काम, concept समझ में आया? Following instance where quantum merit may arise, where work has been done and accepted under contract, subsequently discovered to be void. काम कर दिया, बाद में पता चला कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड था। जैसे महाराष्ट्र में किसी ने गुटखा बनाया, बोलो जुबा केसरी, दाने दाने में केसर खत्म। महाराष्ट्र में किसी ने गुटखा बनाया, बाद में पता चला अरे महाराष्ट्र में तो गुटखा बेचना ही बैन है, तो क्वांटम मेरिट का सूट हो सकता है। क्लियर है? कॉन्ट्रैक्ट एंटाइटल टू रिकवर द अमाउंट फॉर द वर्क डन, where a person does some act, delivers something to another person with the intention of receiving payment, the other person is bound to make a payment. क्लियर है? एक बंदा कोई काम करता है, दूसरे को डिलीवर करता है। फॉर एग्जाम्पल तुमने तुम्हारी शादी के लिए शेरवानी सिलवाई, सूट सिलवाया, और तुम्हारा सूट सिलवाने के लिए तुमने कपड़ा दे दिया, टेलर कब मस्त तो सूट सिल रहा है और इधर तुम्हारा शादी भसक गया, तो टेलर को तुम मना नहीं कर सकते, वो जो सूट सिलवा के लाएगा उसको पैसा देना ही पड़ेगा, भले तुम्हारी शादी हो या ना हो। ये चीज को याद रखना। क्लियर है? सौर्या का एग्जांपल लिया था ना, सौर्या के केस में कैसी बीवी भाग गई, तो सौर्या को टेलर को पैसा देना ही पड़ेगा। सौर्या ही नहीं बोल सकता कि भाई लड़की भाग गई करके, सौर्या को पैसा देना ही पड़ेगा। वेयर कोर्ट where a contract is divisible and party performance or part of contract refuses to perform remaining part, contract divisible है, आधा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आधा कॉन्ट्रैक्ट पार्टी करने को रेडी नहीं है, तो क्वांटम मेरिट का सूट हो सकता है। जितना काम किया उतना पैसा चाहिए, ये चीज को आपने बड़े अच्छे से याद रखना। और सबसे आखिरी, सूट फॉर इंजंक्शन, मतलब कोर्ट में केस कर सकते हो, इतने सारे डैमेजेस आप क्लेम कर सकते हो। यहां कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सभी डैमेजेस भी खत्म होते हैं जो पेंडिंग मैंने रखे थे। चलो वापस सोजा में, सोजा तो सोजा के बच्चों हमने सभी डैमेजेस यहां कवर कर लिए, स्पेशल, विंडिकेट, नॉमिनेट, डिटोरियोरेशन, लिक्विडेटेड, पेनल्टी एंड इंटरेस्ट, एवरीथिंग इज डन। लास्ट पार्ट, अगेंस्ट सेलर, हम अनपेड सेलर में है, अगेंस्ट बायर सेलर क्या कर सकता है, अगेंस्ट बायर सेलर क्या कर सकता है, रिप्यूडिएट अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को सेलर तोड़ सकता है बिफोर ड्यू डेट, अगर सेलर अनपेड रहा तो यहां पे अनपेड सेलर का एरिया आपका होता है खत्म, सिर्फ रीडिंग करना बाकी है, ये चीज लिख के रखिए। गो फॉर इट फास्ट। कैसा लगा बताइए, समझ में आया क्या, जरूर बताइए। गो फॉर इट फास्ट। और सीमा, आपको जहाँ पे भी, जहाँ से भी पढ़ना है आप पढ़ सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दोनों बुक्स के मॉड्यूल का और मेरे बुक का 2-2, 3-3 पेज पढ़ के देखो, जो आपको अच्छा लगे उसके साथ आप आगे जा सकते हो। मेरे बुक में सब कवर्ड है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लिखना होने के बाद डन डना डन कर देना, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा।
श्योर, डन। तो यहां सेल ऑफ गुड्स एक्ट का अनपेड सेलर का पोर्शन खत्म हुआ है। इसी चीज को मैंने टेक्स्ट फॉर्म में इधर लिखा है, ठीक है। अगेंस्ट गुड्स, अगेन वापस एक बार पढ़ता हूं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में अगेंस्ट गुड्स क्या क्या है, राइट अगेंस्ट द गुड्स में क्या क्या आता है। तो आप यहां देख सकते हो, सबसे पहला राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, सबसे पहले राइट ऑफ लीन आता है। हियर इट इज राइट ऑफ लीन। राइट ऑफ लीन में बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना। सबसे पहले बात, राइट ऑफ लीन कब एक्सरसाइज कर सकते हो, बाय सेलर इज इन पोजीशन ऑफ द गुड्स, पहले तो आप पोजीशन में हो। उसके बाद में कोई क्रेडिट पीरियड आपने नहीं दिया था या क्रेडिट पीरियड दिया था वो एक्सपायर हो गया, बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट, जो यहां पे दिया है ये इसको आपने कट कर देना है, ये यहां पे नहीं है, बायर बिकम इंसॉल्वेंट नहीं है, बायर सॉल्वेंट रहा तो भी आप राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर सकते हो। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट में मैंने बोला था पार्टेड विद द गुड्स, मतलब ये दूरियां बननी चाहिए सबसे पहले, ये दूरियां। उसके बाद बायर इंसॉल्वेंट हो गया और कैरियर ने आपके गुड्स रिटर्न करने हैं, दैट इज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। हाउएवर सेलर स्टॉपेज इन ट्रांजिट के लिए आपको कितने पॉइंट जरूरी है, सेलर मस्ट बी अनपेड, पार्टेड विद द पोजीशन, गुड्स आर इन ट्रांजिट एंड बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंसी वाली कंडीशन यहां पे कतई जहर इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको ऑलरेडी स्टार मार्क करके रखा था। क्लियर है कंसेप्ट। फिर राइट टू रीसेल द गुड्स, वापस आप रीसेल कर सकते हो, अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर के तो जरूर रीसेल कर सकते हो, कोई इंफॉर्मेशन आपको देने की जरूरत नहीं है बायर को, और अगर रिजनेबल टाइम चला जाता है तो भी आप गुड्स रीसेल कर सकते हो। राइट अगेंस्ट बायर, उसके अंदर सू फॉर प्राइस, प्राइस के लिए सल्लू भाई अभिषेक के ऊपर केस कर सकते हैं, सू नहीं कर सकते हैं, केस कर सकते हैं, सू फॉर प्राइस। तो यहां पे सू फॉर प्राइस, सूट फॉर प्राइस कर सकते हो। सेलर में sue him for the price of the goods, clear है concept। where property not passed under a contract of sale, price is payable on certain day irrespective of delivery by buyer, wrongful neglect, the seller may sue him for the price although property in the goods has not passed। भले ही गुड्स का प्रॉपर्टी उसको पास हुआ या ना हुआ हो, बट आप केस कर सकते हो प्राइस के लिए। सूट फॉर डैमेजेस, डैमेजेस पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अभी हम पूरे डैमेजेस पढ़ के आए। रिप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, आप कॉन्ट्रैक्ट रिप्यूडिएट कर सकते हो, तोड़ सकते हो। एंटीसिपेटरी ब्रीच माना जाएगा, एक्चुअल ब्रीच माना जाएगा, एंटीसिपेटरी ब्रीच फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट को मद्देनजर रखते हुए आज ही तोड़ दो, एक्चुअल ब्रीच एंड कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे तोड़ दो। एंड सूट फॉर इंटरेस्ट, सूट फॉर इंटरेस्ट तो हमने वहां डैमेजेस में ही पढ़ लिया था ना। तो इतनी चीजें यहां अनपेड सेलर कर सकता है। राइट ऑफ लीन और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट के बीच में क्या फर्क है, स्टार मार्क, ये डिफरेंस को स्टार मार्क करना एग्जाम में कभी भी पूछा सकता है। मैं जब से सीए कर रहा था वहां से लेके आज तक ये हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है, ठीक है। राइट ऑफ लीन और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता, बोर्ड के ऊपर डबल ट्रिपल ध्यान देते रहना तो समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आने वाला। रेडी, पूरा ध्यान बोर्ड पे। पहला, रिटेंशन ऑफ पोजीशन। राइट ऑफ लीन में तुम्हारे पास पोजीशन ऑफ गुड्स है, यहां पे इट इज रीगेन द पोजीशन, यहां पे बायर सेलर इज पार्टेड विद द गुड्स, पार्टेड विथ गुड्स, ये चीज को याद रखना। दूसरा, डिफरेंस इन पोजीशन, सेलर शुड बी इन पोजीशन ऑफ द गुड्स अंडर लीन, सेलर ये पोजीशन में होना चाहिए गुड्स के अंडर लीन। स्टॉपेज इन ट्रांजिट में सेलर शुड हैव पार्टेड विद द गुड्स, पोजीशन शुड बी एट द कैरियर, कैरियर मतलब जो आपका कुरियर वाला है, ट्रेन है, बस है, उसके पास में ये पोजीशन होना चाहिए। बायर हैज नॉट एक्वायर्ड अ पोजीशन, राइट ऑफ लीन कैन बी एक्सरसाइज इवन व्हेन बायर इज नॉट इंसॉल्वेंट, लेकिन राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट आप तभी कर सकते हो अदर देन इंसॉल्वेंसी, आप नहीं कर सकते हो, अदर देन इंसॉल्वेंसी नहीं कर सकते हो, सिर्फ इंसॉल्वेंसी में ही स्टॉपेज इन ट्रांजिट होगा। नीचे स्टार्टिंग एंडिंग, जहां राइट ऑफ लीन खत्म होता है ना वहां राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट शुरू होता है। राइट ऑफ लीन जहां खत्म हुआ, अरे मेरे पास गुड्स का पोजीशन है तो राइट ऑफ लीन है, लेकिन जब मैं गुड्स कैरियर को दे दूंगा, कुरियर वाले को दे दूंगा, वहां स्टॉपेज इन ट्रांजिट शुरू होगा। सो राइट ऑफ लीन खत्म होने पे राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट बिगिंस व्हेन राइट ऑफ लीन एंड्स, दस एंड ऑफ राइट ऑफ लीन इज स्टार्टिंग ऑफ राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। ये डिफरेंस को वापस एक बार मेरे लिए पढ़ लो आप, आपको बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, एग्जाम में काम में आएगा। गो फॉर इट फास्ट।
चलो डन एवरीबॉडी, हो गया सबका। अगले कंटेंट के ऊपर जा रहा हूं, सबसेल और प्लेज बाय बायर। सबसेल और प्लेज बाय बायर, इसको हम अभी देखने वाले हैं। अब सबसेल और प्लेज बाय बायर क्या है, बड़े अच्छे से ध्यान देना। ये काफी अच्छा एग्जांपल देने वाला हूं, कॉन्सेंट्रेट करना, डबल ट्रिपल। रेडी, लेट्स गो, बड़े अच्छे से ध्यान देना, समझो। मिस कंगना ने, मिस कंगना ने, कंगना पता है ना, मिस कंगना ने अगर बेचे, क्या बेचे, मिस कंगना ने अगर बेचे मिस्टर ऋतिक को, क्या बेचे, मिस कंगना ने मिस्टर ऋतिक को क्या बेचे, बोनविटा। मैं बोनविटा पीता हूं जादू, मैं बोनविटा पीता हूं। तो मिस कंगना ने ऋतिक को बोनविटा, बोनविटा बेचा, ठीक है। और ये बोनविटा, अब कंगना रह रही थी मुंबई में, ऋतिक रह रहा था दिल्ली में, दिल्ली में। ये बोनविटा, मैं बोनविटा पीता हूं, मेरी शक्ति का राज बोनविटा है। मिस्टर ऋतिक ने ये बोनविटा आगे बेचा दिलजीत दोसांझ को, पंजाब में। दिलजीत दोसांझ को ऋतिक ने ये बोनविटा आगे बेच दिया। मिस कंगना ने ये बोनविटा बेचा ऋतिक को 1 फरवरी 2021 को। कंसेप्ट समझ में आ रहा है। ऋतिक रोशन को ये बोनविटा मिलने वाला था 14 फरवरी 2021 को। यहां से बोनविटा भेजा ही 14 दिन लगेंगे बोनविटा पहुंचने के लिए। 1 फरवरी 2021 को कंगना ने बोनविटा भेजा। ऋतिक को 14 फरवरी को मिलने वाला है, तो ऋतिक को ये 14 फरवरी को जो बोनविटा का डिलीवरी होने वाला है, ऋतिक ने ऑलरेडी उसको दिलजीत दोसांझ को भेज दिया। इसके बदले में ऋतिक कंगना को देने वाला था रुपए 50 लाख। क्या देने वाला था, रुपए 50 लाख। मुझे 50 लाख नहीं, 50 लाख चाहिए। तो लितित वॉज गोइंग टू गिव 50 लाख टू कंगना। 50 लाख किसको देने वाला था लितित, कंगना तो देने वाला था लितित। कितने देने वाला था, 50 लाख, 40 लाख, 50 भी नहीं 40 लाख देने वाला था लितित कंगना। तो लितित यहां पे कंगना को 40 लाख देने वाला था। दो लितित ने बोनविताते खिलाफ देने थे। काइते किसके खिलाफ देने थे, बोनविताते खिलाफ देने थे। 2 बोनविता लितित ने दिलजीत दोसांझ को बेच दिया, दिलजीत दोसांझ को बेच दिया। नाउ बोनविता इज इन ट्रेन, बोनविता ट्रेन में है। अब ये जो ट्रेन होती है ना, ट्रेन का बनता है रेलवे लिथित। ये जो ट्रेन होती है ना, ट्रेन का बनता है रेलवे लिथित। अगर तुमको पता होगा तो ट्रेन का बनता है रेलवे लिथित। समझ में आ रहा है सबको, रेलवे लिथित। ट्रेन का जो रेलवे लिथित था, वो रेलवे लिथित तन्ना ने लिथित तो ऑलरेडी दे दिया था। यही रेलवे लिथित लिथित ने दिलजीत दोसांझ तो दे दिया। बोले रेलवे लिथित तू ले ले, ट्रेन आएगी तब तू ही बोनविता उतार लेना। समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखा। अब इस सिचुएशन में ऋतिक ने समझो कंगना को 40 लाख नहीं दिए, 40 लाख नहीं दिए। ऋतिक ने किसको नहीं दिए, कंगना को नहीं दिए। तो अब भले ही रेलवे रिसीट दिलजीत दोसांझ के पास हो, भले ही ये सब सेल हुआ हो, भले ही ये रीसेल हुआ हो, लेकिन कंगना के पास अभी भी स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट है। स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट अभी भी कंगना मैडम के पास है। ये 40 लाख ना मिलने पे भले ही दिलजीत दोसांझ के खिलाफ कंगना खुद के बोनविटा को बचा सकती है। ये चीज को याद रखना। और दिलजीत दोसांझ को कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि ऋतिक रोशन ने 40 लाख पे नहीं किए। तो दिलजीत दोसांझ कैन क्लेम डैमेजेस फ्रॉम ऋतिक, कि भाई ऋतिक भाई डैमेजेस दे दे, वो तुम्हारा मैटर तुम सल्टो, लेकिन हमको डैमेजेस चाहिए। समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। जोर से बोले सुनना। एक चीज को तुमने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। यहाँ एग्जाम्पल दिया है, इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। ये इसको एक बार चाहिए तो रीड कर सकते हो, ठीक है। गो फॉर इट फास्ट।
पढ़ लिया सबने। उसके बाद में नेक्स्ट है राइट ऑफ पार्टीज इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पार्टीज के राइट क्या है अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया तो, ठीक है, मुझे पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ तो सबसे पहला राइट है सूट फॉर नॉन डिलीवरी। नॉन डिलीवरी के लिए आप सूट कर सकते हो, केस कर सकते हो, बड़े अच्छे तरीके से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना, ठीक है। यहां मैंने ऑलरेडी साग्या और अंका का एक एग्जांपल बनाकर रखा है। देखो साग्या अंका को मैंने पढ़ाया था, तुम बोल रहे हो लेक्चर पढ़ा ही नहीं सर ने। ये देखो चालो पढ़ा के रखा है जिंदगी के अंदर, अब वो डिलीट हो गए, मेरी थोड़ी ना गलती है कोई जिंदगी के अंदर। ध्यान दो बोर्ड के ऊपर, कॉन्सेंट्रेट करना, डबल ट्रिपल पढ़ा, एक सेम लेक्चर में तीसरी बार ले रहा हूं लाइफ में, क्या करूं अब। लेट्स गो। अंक्या पूरा ध्यान बोर्ड पे। अंक्या ने साग्या से कॉन्ट्रैक्ट किया था कि साग्या अंक्या को शर्ट बेचेगा 100 शर्ट। इसका मतलब यह नहीं कि अंक्या के पास शर्ट नहीं है। अंक्या और साग्या तो तुम्हें याद ही होंगे, तुम्हारे खास दोस्त, ठीक है, फेस टू फेस बैच वाले। भगवान जहां पे भी वो दोनों हो उनको दुआएं दे, उनकी वजह से बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे कंसेप्ट समझ में आए हैं अंक्या और साग्या को। तो अंक्या ने साग्या से कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो 100 शर्ट खरीदेगा 500 रुपए की। इसका मतलब ये नहीं अंक्या के पास शर्ट नहीं है, अंक्या के पास बहुत सारी शर्ट्स है, ठीक है, नहीं फट जाते हैं कभी कभी, ठीक है। लेट्स गो। फट जाते हैं मतलब अरे खेलते कूदते फट जाते हैं, तुम गलत मत सोचो। तो अंक्या ने साग्या से कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो 100 शर्ट लेगा, साग्या से खरीदेगा 500 रुपए का एक शर्ट। क्लियर है। क्यों ये 100 शर्ट खरीदने वाला था अंक्या? क्योंकि अंक्या को ये शर्ट आगे पार्या को बेचने थे। किसको बेचने थे? पार्या को। सो दिस वॉज कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 एंड दिस वॉज कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2। और पार्या को यह 100 शर्ट अंक्या 800 रुपए में बेचने वाला था। कितने रुपए में बेचने वाला था? 800। एंड टाइम पे साग्या ने कॉन्ट्रैक्ट में धोखा दे दिया और यह शर्ट नहीं दिए। कॉन्ट्रैक्ट में धोखा दे दिया, जिस वजह से अब साग्या ने 100 शर्ट सप्लाई नहीं किए, अंक्या को ये 100 शर्ट मार्केट से उठाने पड़े। तो अंक्या ने ये 100 शर्ट मार्केट से खरीदे 700 रुपए में और फिर ये शर्ट उसने पार्या को बेचे 800 रुपए में। तो पार्या और अंक्या का कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया, पर अंक्या को जबरदस्ती एक्स्ट्रा प्राइस पे करनी पड़ी बिकॉज साग्या ने शर्ट सप्लाई नहीं किए। तो अब अंक्या साग्या से कितने डैमेजेस रिकवर करेगा? हाउ मच डैमेजेस अंक्या साग्या से रिकवर करेगा? तो 20,000। कैसे? अंक्या को शर्ट मिलने वाला था 500 में, लेकिन उसको खरीदा पड़ा 700 में। तो 700 शर्ट 700 रुपीज पर शर्ट के हिसाब से खरीदा। जो 500 में मिलने वाला था तो 200 रुपए ज्यादा पे करने पड़े। तो 200 रुपए मल्टीप्लाइड बाय 100 शर्ट 20,000 रुपए ये अंक्या साग्या से वसूलेगा फॉर द पर्पज ऑफ डैमेजेस, क्योंकि साग्या ने कॉन्ट्रैक्ट कंप्लाई नहीं किया। दिस इज अ सूट फॉर नॉन डिलीवरी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। सूट फॉर नॉन डिलीवरी, यहां पूरा यही कंसेप्ट लिखा है। आप चाहिए तो पहले एग्जाम्पल लिख के रखिए पूरा का पूरा, ठीक है, पूरा एग्जाम्पल लिख के रखिए और साथ साथ में साइड का पढ़ भी लीजिए तो आपको इमीडिएटली समझ में आएगा। गो फॉर इट फास्ट। एग्जाम्पल लिखने होने के बाद बोलना मुझे, आगे बढ़ूंगा। डन एवरीबॉडी। अभी सेल ऑफ गुड्स एक्ट खत्म होने तक क्लास है बेटा, आज पूरा सेल ऑफ गुड्स एक्ट कंप्लीट होने तक, ठीक है। तो साइड का कंटेंट के अंदर वही लिखा है। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में जाता है, ये तो हमने ऑलरेडी देखा है, अब बार बार रिपीट चीजें हो रही है। मतलब अनपेड सेलर क्या कर सकता है? तो सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सूट फॉर ब्रीच ऑफ गारंटी वारंटी, सूट फॉर, ये सभी सूट वापस आ रहे हैं। जो भी डैमेजेस पड़ा वो वापस से आया डैमेजेस। अभी ये मैंने आपको डैमेजेस ही पढ़ाया, अब वापस से वही आ गया कि अनपेड सेलर क्या करेगा? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अनपेड सेलर तो सेम ही है ना। तुमने गुड्स बेचे, सामने वाले ने पैसा नहीं दिया, ये अनपेड सेलर भी है, यही ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी है। तो नॉर्मली अनपेड सेलर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सिक्वेंस एक ही होता है। बड़ा पढ़ना जरूरी है जिंदगी में, क्या करे? नहीं तुम बोलोगे दर्शन सर ने पढ़ाया नहीं, तो पढ़ लो जिंदगी में। वेयर अ प्रॉपर्टी हैज पास टू द बायर, ही ऑल्सो एक्सरसाइज अनदर राइट
राइट टू सू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, मतलब सामने वाले ने कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना चाहिए, ये आपने करना चाहिए, ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दिया है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर। ये एक्ट लॉ है, आपके सिलेबस में नहीं है, टेंशन मत लो। इसके लिए कोर्ट का डिस्क्रिशन और ऑर्डर लगता है सेलर को कि भाई सामने वाले से कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करवा लो। फिर सूट फॉर डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी, वारंटी टूटने के लिए ब्रीच ऑफ डैमेजेस, मतलब वारंटी टूटा, गारंटी और वारंटी का डिफरेंस मैंने बड़े अच्छे से बताया था, वो लेक्चर याद रखना, इट वाज द बेस्ट लेक्चर जिसके अंदर मैंने आपको गारंटी और वारंटी का डिफरेंस दिया था। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? वेयर देयर इज अ ब्रीच of warranty by seller or where the buyer elects is compelled to treat the breach of condition as a part of seller's breach of warranty, the buyer is entitled to reject the goods, but the buyer may set up against the seller a breach of warranty or diminution extension of the price, sue the seller for breach of warranty। आप breach of warranty के लिए seller को sue कर सकते हो। The measure of the damages for breach of warranty is estimated loss or damages arising directly naturally due to breach। सेम ही है, जो एस्टिमेटेड लॉस आपको ब्रीच ऑफ वारंटी से होगा नेचुरली, जैसे नौरा फतेह अली खान को तैमूर की वजह से लॉस हुआ, दैट इज ब्रीच ऑफ वारंटी, क्योंकि डिओड्रेंट भड़कना चाहिए, ये डिओड्रेंट भड़कता है, ये इन्फ्लेमेबल उसके ऊपर लिखा नहीं था, तो नौरा, ये नेहा कहां से, नौरा ये ब्रीच ऑफ वारंटी के डैमेजेस क्लेम कर सकती है तैमूर से। क्लियर है कंसेप्ट? सेम कंटेंट अब रिपीट होता जाएगा। सूट फॉर रिकवरी ऑफ प्राइस, अगेन सेम, अनपेड सेलर और क्या करेगा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सूट फॉर रिकवरी ऑफ प्राइस, और क्या करेगा जिंदगी में, यही काम करने हैं उसको। सो सूट फॉर रिकवरी ऑफ प्राइस, इसको रीड कर लेना। सेलर राइट्स अगेंस्ट द बायर, सूट फॉर प्राइस सेम, डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, ये इतने बार पढ़ा, अभी 7 टाइप के डैमेजेस पढ़े, 7 टाइप के प्राइसेस पढ़े, और जिंदगी में क्या क्या पढ़ोगे, तो इतना सिर्फ होमवर्क कर लेना। ये चीजें रिपीट हो रही है, बार बार पढ़ूंगा, आप भी बोर हो जाओगे, नंबर धीरे धीरे गिरता जा रहा है जितने लोग लेक्चर देख रहे हैं उसका, तो उससे ही समझ में आ रहा है रिपीट हो रहा है, तो एक बार इसको रीड करना, कोई दिक्कत है तो पूछ लेना, आगे मैं बता दूंगा। ऑक्शन सेल, हाँ ये जरा इंपॉर्टेंट है, इसको अपन ठीक से लेंगे, आईएमपी करके इसको मार्क कर दो। व्हाट इज ऑक्शन? ऑक्शन पता है? ऑक्शन बोलियां लगती है 1001, 1002, 1003, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, ऑक्शन कैसे होता है। समझो ये जो पेन है, पेन, इमेजिन करो ये पेन 400 साल पुराना है, 400 साल पुराना, 400 साल पहले पेन होते थे क्या? एनीवेज, इमेजिन करने में क्या जाता है, इमेजिन करने में खर्चा नहीं लगता, 400 साल पुराना है, नहीं होगा अर्थ पे पेन नहीं होगा 400 साल पहले, मेरी ये एलियन से बुलाया था, ठीक है फाइन। इमेजिन ये पेन 400 साल पुराना है, ये 400 साल पुराना पेन के ऊपर हीरा लगा हुआ है, सोने का पेन है, कारीगरी की है, 2-3 लोग, जिन लोगों ने ताजमहल बनाया उन्हीं लोगों ने इस पेन के ऊपर कारीगरी की है। शाहजहां के बाद मेरे पास ही आए थे, बोले सर कारीगरी करके दे, मैं बोला ये पेन ही इसके ऊपर करके दिखाओ तो मानो। तो ये पेन ऐसे हीरे नक्शों जवाहरातों से, अशरफियों से जड़ा हुआ है, ऊपर एक कोहिनूर हीरा लगा है, 400 साल पुराना पेन है, ताजमहल वाले कारीगर ने इसके ऊपर कारीगरी की है। और तुम जो लोग हो, जो अभी 27, 28, 30 लोग हैं, तुम सब एंटिक लवर्स हो। एंटिक लवर मतलब पुरानी चीजों के शौकीन हो, पुरानी चीजों के शौकीन। तुम ऐसे मेरे सामने बैठे थे, ये पेन मैंने लाया, मैंने बोला ये पेन जिसको चाहिए वो इस पेन के लिए बिड करे, और मैंने प्राइस रखी 5 करोड़ रुपए। 5 करोड़ रुपए पेन की प्राइस है, 400 साल पुराना, अशरफिया हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ पेन है, ऊपर कोहिनूर हीरा लगा है। तो मैंने बोला ऑक्शन करने में इसके लिए बिड करो, 5 करोड़ का प्राइस रखा। तुम में से कुणाल शिंदे ने बोला सर 5 करोड़ 10 लाख, उसके बाद में तन्नू सिंह ने बोला 5 करोड़ 50 लाख, उसके बाद में अमिताभ घोष ने बोला 5 करोड़ 80 लाख, उसने बाद में धवल ठाक ने बोला सर 6 करोड़, उसके बाद में भावेश मालू ने बोला सर 6.5 करोड़। फिर मैंने 6.5 करोड़ पे बोला और कोई पेन लेना चाहता है? 5 करोड़, 515 करोड़। नालायक टीएम, अच्छा टीएम प्रिया, बेटा प्रिया, थोड़ा 5 करोड़ का पेन है, 500 करोड़ का नहीं है, थोड़ा तो इज्जत में। वैसे झटक भी दिया तो भी 500 करोड़ नहीं निकलने वाले, अपन सबको भी झटक दिया तो भी नहीं निकलेंगे। क्लियर है? इतनी बड़ी बिड मत करो। तो ऐसे लोगों ने यहाँ पे ऐसे करोड़ों की बोली लगाई, ठीक है, 10 रुपए। नालायक कुणाल शिंदे बिडिंग से आउट, कुणाल शिंदे को बिडिंग से बाहर निकाल दिया जाए, ठीक है। तो एक बिडिंग किया, एंड में सबसे बड़ा बिडिंग कौन कर रहा है मेरे को? अशीमा मल्होत्रा ने 15 करोड़ का बिडिंग किया है कमेंट सेक्शन में। अशीमा मल्होत्रा ने 15 करोड़ बोला, 100 करोड़
थोड़ा इज्जत में बिडिंग करो, लाइफ में अपने पास उतना पैसा है क्या या कभी कमा से ये सोच के भी बिडिंग करो, कहीं खुद। हाँ तुम कमाओ, जरूर कमाओ, मेरे को एक आधा रोल्स रॉयस वगैरह गिफ्ट करना मेरी तो दुआ है, पर थोड़ा इज्जत में। धवल 17 करोड़ का बिडिंग किया है, धवल तक 20 करोड़ का किया है भाविश मालू ने, बहुत बढ़िया शानदार। ये देखो ये बिडिंग, इसी को तो ऑक्शन बोलते। देखो हम ऑनलाइन ऑक्शन खेल रहे हैं, इसी को ऑक्शन बोला। दिस इज ऑक्शन सेल, नथिंग एल्स। तुम यहां मेरे साथ बीएमडब्ल्यू के लिए बिड नहीं करना है, नालायक धवल। चुप, कोई बीएमडब्ल्यू नहीं खरीद, हट, मेरे को नहीं पढ़ाना है, आगे बढ़ते हैं। कौन बीएमडब्ल्यू, कोई बीएमडब्ल्यू, अबे वो बीएमडब्ल्यू गिफ्ट में आई है, मैंने खरीदी भी नहीं है। मेरा एक दिन पोछा कर रहा था, मैं घर का पोछा कर रहा था, घर का पोछा करते करते एक से लाइट रिफ्लेक्ट हुआ बीवी के चेहरे पे। बीवी बोली वाह क्या पोछा करता है, तो बीवी ने मेरे को बीएमडब्ल्यू गिफ्ट कर दी। ठीक है, ये हुआ था, बहुत बढ़िया। तो यही तो ऑक्शन है। द ऑक्शन सेल इज मोड ऑफ सेलिंग अ प्रॉपर्टी बाय इनवाइटिंग बिड फ्रॉम पब्लिकली, एंड ऑक्शनियर इज एन एजेंट गवर्न्ड बाय द लॉ ऑफ एजेंसी। When a sell, he is only an agent of a seller. He may, however, sell his own property as a principal and need not disclose the fact that he is also selling so. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। उसके बाद में एजेंट भी ऑक्शन सेल कर सकता है और एजेंट को कोई डिस्क्लोजर करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल ये पेन किसका है, किसी को डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। ये हो सकता है पेन किसी और का हो, ये हो सकता है पेन विशाल सर या विजय सर का हो, लेकिन उसको डिस्क्लोज, ये हो सकता है करण सर का पेन हो, लेकिन उन्होंने बोला था दर्शन डिस्क्लोज मत करना। मैं तो एजेंट था, इतना भारी पेन सेल करने की मेरी औकात, मैं छोटा मोटा आदमी हूं यार, तो करण सर का पेन मैंने बेच दिया, मैंने डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। Where the goods are put to sale in a lot, each lot is prima facie deemed to subject matter of separate contract. अगर गुड्स लॉट में है, ईच लॉट सब्जेक्ट टू सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ऑक्शनर अनाउंसेस कंटेम्पलेशन ऑफ फॉल ऑफ हैमर, हथौड़ी मार दिया। सबसे बड़ा बिड कौन सा आया? मनीष शर्मा का बिड आया 25 करोड़ का। तो मनीष शर्मा ने 25 करोड़ का बिड किया, मैंने बोला 25 करोड़ एक, 25 करोड़ दो, 25 करोड़ तीन, और मैंने ठक करके हथौड़ी मार दी, सेल हो गया। क्लियर कंसेप्ट? फॉल ऑफ हैमर, वर्ड यूज किया है फॉल ऑफ हैमर। राइट टू बिड में बी रिजर्व एक्सप्रेसली बाय और ऑन बिहाफ ऑफ सेलर। सेलर डिसाइड करेगा कि कौन बिड करेगा। सेलर किसी को रख भी सकता है, नहीं भी रख सकता। जिसने बीच में 10 रुपए का बिड किया था, नालायक कौन है वो? 10 रुपए वाला, उसको बाहर, कुणाल शिंदे, नालायक। तो सेलर मैं डिसाइड करेगा। कुणाल शिंदे ने 10 का बिड किया, कुणाल शिंदे को बाहर ले जाके पानी पूरी खिलाओ 10 रुपए वाली। ठीक है, आगे। Where the sale is not notified to be subject to right of sellers to bid shall not be lawful. अगर आपने प्रॉपर नोटिफिकेशन सेल का नहीं दिया है तो ये लॉफुल नहीं होगा। सेल में भी नोटिफाइड टू सब्जेक्ट टू रिजर्व और अपसेट प्राइस। सेल ये मैक्सिमम प्राइस सेट करके भी हो सकता है। जैसे 5 करोड़ का पेन है, मैं बोल सकता हूँ हाईएस्ट 50 करोड़ की बिड इसके लिए ली जाएगी, उससे ज्यादा नहीं। अपसेट प्राइस रख सकते हो। इफ सेलर मेक अ यूज ऑफ प्रिटेंडेड बिडिंग टू रेज द प्राइस। प्रिटेंडेड बिडिंग का मतलब क्या है? प्रिटेंडेड बिडिंग मतलब तुम सब जो कमेंट कर रहे हो ना, मैंने मेरे और 5 लोग इन कमेंट सेक्शन में बिठा दिए बिडिंग करने के लिए, मेरे 5 लोग। और मैंने क्या बोला, तुमने जो लास्ट बिड पढ़ी उसके ऊपर सिर्फ 1 करोड़ और बढ़ाना। तो समझो यहाँ पे अब तुम 25 करोड़ तक बिना कुछ किए पहुंच गए, 25 करोड़ की बिड तक बिना कुछ किए पहुंच गए। मेरा कोई एजेंट नहीं था। अब अगर मैंने 5 लोग इसमें बिठा दिए तो ये बिड को मैं 30 करोड़ तक भी लेके जा सकता हूं, तो ये तुम्हारा लॉस होगा। इस इज कॉल्ड एज प्रीटेंडेड बिडिंग। एजेंट बिठा के प्रीटेंडेड बिडिंग करवाना। क्लियर है? तो ये चीज इलीगल है, इसको बिड रिगिंग भी बोलते हैं। इसके लिए मैं लिख के रखूंगा, देयर इज आल्सो कॉल्ड एज बिड रिगिंग। आप यहां पे बिड रिग कर रहे हो, बिड रिगिंग। ठीक है, यहां बिड रिग कर रहे हो खुद के एजेंट बिठा के। यहां आपका ऑक्शन सेल खत्म होता है और इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है सोजा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सोजा कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। सोजा यहां पे आपका खत्म होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए जरा आइए, अब कुछ बाकी है जिंदगी में, कुछ पढ़ाना बाकी है क्या? एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि सर कुछ पढ़ाना पुढ़ाना बाकी है क्या? पहले ही बोल के रखो जिंदगी में। प्राइमा फेसिया मतलब ऑन द फेस। पब्लिक कंपनी, प्राइवेट और ओपीसी का लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। एक बार प्लेलिस्ट के अंदर देखिए या वीडियोस में देखिए धवल बेटा, ऑलरेडी अपलोड हो चुका है पब्लिक, प्राइवेट और ओपीसी का लेक्चर। गो फॉर इट फास्ट। सब तो मेरे को यहां पढ़ाया हुआ दिख रहा है। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट भी हो चुका है, एक बार लेक्चर्स के अंदर वापस देखिए। कंपनीज एक्ट हो चुका है, तन्नू सिंह एक लेक्चर अपलोड हो चुका है, प्लीज उसको देखिए।
तो आई गेस फाउंडेशन का सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। फिर भी अगर आपको कुछ लगता है तो आप बता सकते हो, ठीक है, कमेंट्स सेक्शन के अंदर बताना कि आपको कैसा लगा। आज के लिए हम इतना काफी करते हैं। सॉल्व फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे, गुड डे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, दिस दर्शन खरे साइनिंग आउट। क्लियर है कंसेप्ट? क्या परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाकी है? होल्डिंग सब्सिडरी भी हो चुका है बेटा धवल तक, वो तो रेगुलर लेक्चर में ही हुआ है होल्डिंग सब्सिडरी। परफॉर्मेंस तो पढ़ा है, यहाँ पे सब डायग्राम्स वगैरह बना के रखे हैं मैंने। चलो आज के लिए काफी करते हैं। सॉल्व फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे। ठीक है, कुछ बाकी रहा तो जरूर कमेंट में बताएगा, फिर उसके बाद में हम कंटिन्यू करेंगे। रेडी? दिस ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे, गुड डे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।